उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चली होगी। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है और इस एनसीईआरटी के अंतर्गत हम क्लास बाय क्लास टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ी, फिर हमने 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पढ़ी विच इज नॉन एज सोशल साइंस। लेटर फिर हमने पढ़ा 7वीं क्लास का भूगोल, 7th क्लास ज्योग्राफी, और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 7वीं क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी विच इज ऑल्सो नॉन एज सोशल साइंस। हम लोगों ने बचपन में इन किताबों को पढ़ा नहीं है, इसीलिए अब हमें आपको पढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस होते हैं, ऐसी टर्मोलॉजी होती हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती हैं। तो बच्चे एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, आज हम उसका एक ओवरव्यू लेकर आए हैं। आज हमने डायरेक्टली इस क्लास में एनसीईआरटी की कटिंग्स को लगाया हुआ है। ये एक ही भाषा में है तो आप परेशान मत होइएगा, मैं दूसरी भाषा में उनको ट्रांसलेट करता चलूंगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये हिंदी इंग्लिश में नहीं है, ये दोनों लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल रहेंगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है भाई, चलो देखो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा। हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी है ये कौन सी क्लास की है, 7th क्लास। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और जो पॉलिटी की एनसीईआरटी बच्चा, इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ पर 2-3 शब्द हैं बेटा, एक है इक्वालिटी, दूसरा है इंडियन और तीसरा है डेमोक्रेसी। हिंदी वाले बच्चे इस बात को इस तरीके से देखेंगे कि भारतीय जो लोकतंत्र है इसमें समानता। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, भारतीय लोकतंत्र में इक्वलिटी को हम समता या समानता के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे समता लिख देता हूं, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देंगे। ये महिलाएं हैं, कुछ पुरुष आपको दिखाई देंगे, और इससे एक बहुत छोटी सी चीज हमारे सामने निकल के आती है कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को समानता पे फोकस करना चाहिए, इक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी पे फोकस करना क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हमको इक्वालिटी लेकर आना है। तो बच्चा इक्वालिटी से पहले हमको एक बात समझना पड़ेगी, विच इज इन इक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी को समझना चाहते हैं उससे पहले हमको इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा, जिसे हिंदी भाषा में बोला जाता है असमानता। हमको असमानता को समझना पड़ेगा। जब हम लोग असमानता को समझ जाएंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि समानता क्यों जरूरी है। देखिए इनइक्वालिटी की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारी सोसाइटी में बहुत स्पेशल जो प्रोविजंस होते हैं वो अगर रहते हैं तो हम उसको इनइक्वालिटीज कह लेते हैं, हम उसको असमानता कहते हैं। जब किसी देश में, किसी समाज में, किसी वर्ग में कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, लाइक मोनार्किज्म हमने देखा होगा, राजशाही शासन हमने पढ़ा हुआ है, उस राजशाही में लोगों के पास विशेष अधिकार होते थे, विशेष वर्ग होते थे, विशेष कानून होते थे। If we have special laws, special provision, special groups in our society, in our nation, then we can't say that we have equality. So what is discrimination? लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि किसी सोसाइटी में, किसी देश में जब स्पेशल प्रोविजन कुछ स्पेशल लोगों के लिए किए जाते हैं वो इनइक्वालिटी कहलाती है। जब हम भारत के प्राचीन समाज को देखने जाते हैं, इस समाज में काफी प्रकार की असमानताएं हमको देखने को मिलेंगी, और इन असमानताओं को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले एक सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, सोशल इनइक्वालिटी, जिसे हिंदी वाले बच्चे कहते हैं सामाजिक असमानता। हमने बचपन से इस चीज को रियलाइज किया है, आजादी के बाद भी ये सोशल इनइक्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। अभी भी हम समाज के तौर पर बटे हुए हैं, हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव हैं। इन अवर कम्युनिटी, इन अवर सोसाइटी, वी हैव टू सीन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी कैन सी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी। देन वी कैन से दैट कि प्रीवियसली वी हैड, जब still we have, then how can we say that in our ancestor time, in our past time, we have to seen kind of equality. तो एक असमानता हमको देखने को मिलती है विच इज सोशल। सेकेंड जो मेजर आपको देखने को मिलेगी विच इज योर रिलीजियस, हमको एक धार्मिक तौर पर बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल
पॉलिटिकल आप लोग कह सकते हैं, राजनीतिक, वी कैन से दैट वी हैव टू सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता भी आपको देखने को मिलेगी। और इसी के तौर पर हम लोग कह सकते हैं विच इज योर जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोसाइटी में लिंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है महिला और पुरुष में, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन जो जेंडर बेस्ड है ये हमारे परिवार से संबंधित है, हमारे घर से संबंधित है। हम अपने घरों में अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज देखने को मिलते हैं कि बच्चियों का काम सिर्फ घर संभालना है और बच्चे का काम पढ़ने जाना है। ये इनइक्वालिटीज थी क्यों? बिकॉज हम डेमोक्रेसी नहीं देखते थे, हम लोग लोकतंत्र नहीं देखते थे। हमें या तो एक व्यक्ति का शासन देखने को मिलता था या एक ऑथोरिटेरियन रिजीम देखने को मिलती थी, कुछ विशेष लोगों का शासन देखने को मिलता था। जब सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह में होती है तो हमें हमेशा इनइक्वालिटी देखने को मिलेंगी, असमानताएं देखने को मिलेंगी। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के जो प्रयास हैं, अ सोसाइटी वेयर नो स्पेशल रूल फॉर स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड इक्वालिटी। जिस समाज में विशेष लोगों के लिए विशेष कानूनों का अभाव होता है, हम कह देते हैं यह समानता है। जब हम लोग समानता की बात करते हैं, बच्चा क्लियर है कि सभी लोगों के साथ समान बिहेवियर नहीं करना है। समानता का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी में जो स्पेशल प्रिविलेजेस क्लास हैं, उन क्लासेस को खत्म करके सबको एक जैसा करना है, एक बराबर करना है। जैसे आपने पहले देखा होगा, एक पद चला करता था सरपंच। सरपंच इज अ पॉलिटिकल पोस्ट। सरपंच एक राजनीतिक पद है, लेकिन प्राचीन काल में इसको इतना बड़ा पद माना जाता था कि लोग इनके सामने से नहीं निकलते थे। ये स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। जैसे आपने महाजन सुना होगा, आपने सूदखोर सुना होगा, ये बहुत बड़े बड़े पद हुआ करते थे। लोग इनकी इनकी मतलब रिस्पेक्ट कह लीजिए या जबरदस्ती कह लीजिए, इनके सामने से नहीं जाते थे। एक ऐसा समाज जिसमें बहुत प्रकार की असमानताएं हों, हमने इनको सिर्फ कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आप इसको कह सकते हैं समाज। आर्थिक असमानता सर कैसे है? देखो, संसाधनों पर जो सिर्फ कुछ ही लोगों का क्या अधिकेंद्रण होता है या कुछ ही लोगों का नियंत्रण होता है, हम उसको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे आज सरकार अगर कानून बना दे कि सारे काम सिर्फ मुकेश अंबानी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, तो हम लोग कहेंगे ये इनइक्वालिटी है, ये असमानता है। हम कैसे इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र का फीचर है सबके साथ एक जो विशेष अधिकार वर्ग है उसको समाप्त करना। तो हमारी सोसाइटी में काफी सारी इनइक्वालिटीज थी। अब जैसे आपसे कोई पूछ सकता है भाई असमानता क्या है, असमानता के प्रकार बताइए। मान लीजिए मेंस में एक 5 मार्कर का क्वेश्चन आ गया, मेंस में एक 5 मार्कर का क्वेश्चन आ गया कि भैया असमानता क्या है और असमानता के प्रकार बताइए। तो आई होप कि बच्चा आप इसको समझा पाएंगे कि व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड यू कैन राइट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। अब इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी क्या होती है बच्चा? तो आप इसको बहुत सिंपल से बता सकते हैं कि इक्वालिटी का बहुत सीधा सा मतलब बेटा आपके पास यही होता है कि जब हम उस क्लास में, हमारे समाज में स्पेशल प्रिविलेजेस को अगर एबलिश कर देते हैं तो वह एक इक्वालिटी कहलाती है, वह आपकी समता कहलाती है, समानता कहलाती है। इसके कितने प्रकार हो सकते हैं? इसके भी सेम प्रकार होंगे, जो असमानता है वही आपको समानता में देखने को मिलेंगे। अब एक शब्द लिखा हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र। सर इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। जहां भी आपको कानून का शासन देखने को मिलेगा, जहां भी आपको कानून का शासन देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं कि यहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। व्हाट इज डेमोक्रेसी? आप लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि रूल ऑफ पब्लिक। रूल ऑफ पब्लिक कैसे? क्योंकि यहां डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल आपको देखने को मिल जाता है। लोगों का प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष भागीदारी देखने को मिलती है, प्रत्यक्ष भागीदारी जनता की। ऐसी शासन व्यवस्था को आप लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हमें 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर आप लोकतंत्र को जब भी देखने के लिए जाएंगे तो लोकतंत्र हमें 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज नॉन एज प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, जहां
जो जनता है ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट। और जहां रिप्रेजेंटेशन रहता है पब्लिक का, वो कहलाती है अप्रत्यक्ष, या आप इसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन में कानून बनाने में वहां की जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। आप उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, आप उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी भी कहलाती है, क्योंकि इसमें जो असमानताएं होती हैं उनको हम समय के साथ दूर करते चले जाते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगी। संसद का सर्वोच्चता हमेशा यहां रहेगी। यहां न्यायपालिका और जुडिशरी और लेजिस्लेचर में हमेशा हायरार्की लेजिस्लेचर की देखने को मिलती है, बिकॉज यहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमको देखने को मिल रही है। राइट भाई, चलिए इसी तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या आप इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोला जाता है सर? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र जहां जहां जो कानून होता है, इस कानून का निर्माण हमारे प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कि भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे कि यूएसए, यहां भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक संसदीय हो सकता है, एक अध्यक्षीय हो सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब देखो यहां से मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकता है, एक तो 3 मार्कर में बन सकता है, भैया कानून का शासन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, बताइए। जहां कानून सर्वोच्च होता है आप उसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यहां व्यक्ति विशेष सर्वोच्च नहीं होता, यहां परिवार सर्वोच्च नहीं होता, जहां कानून सर्वोच्च होता है, वेयर सुपरमेसी ऑफ लॉ इज एक्सिस्ट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। किसी देश की शासन व्यवस्था जब उसके सर्वोच्च कानून के आधार पर चलाई जाती है, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ आपको देखने को मिल रहा है, कानून का शासन बता देंगे। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी इन 3 मार्क, लोकतंत्र क्या है? आप सीधा समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का तंत्र, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता ही जनता पे शासन करती है, लोकतंत्र कहलाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के प्रकार बताइए। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार बताइए। एक 5 मार्कर का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो यू कैन राइट कि डेमोक्रेसी वेयर participation of people is exist in rule, it's called democracy. And 2 type of democracy, first is direct democracy, second is indirect। पहली प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहाँ जनता डायरेक्ट कानून बनाती है, जैसे कि ब्रिटेन। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि यहाँ कानून बनाने वाले लोगों को हम लोग चुनकर भेजते हैं, फिर वो कानून का निर्माण करते हैं, जैसे कि भारत, जैसे कि यूएसए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अंतर समझना है, समझिए। जैसे मार्केट गए, मार्केट से आम लेकर आप लाए और आपने खा लिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप भी आम लेने गए और आपने इसको खाया, मतलब जनता ही शासन बनाती है जनता को शासित करने के लिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। फादर साहब आम लेकर आए और आपने उसको खा लिया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपने लोगों को चुना, सांसद विधायकों, उन्होंने कानून बनाया आपको शासित करने के लिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो वी हैव टू सीन 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, सेकंड बस इनडायरेक्ट। राइट, चलिए। तो इक्वलिटी हमने बता दिया कि भाई समानता क्या होती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि समानता एक अवधारणा है ना? समानता एक ऐसी अवधारणा है, समानता एक ऐसी अवधारणा है जहां समाज में विशेष अधिकारों की समाप्ति की जाती है, जहां पर विशेष अधिकारों की समाप्ति की जाती है, इट्स कॉल्ड इक्वलिटी या समता। राइट, आप इसको क्या कहते हैं? समता कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्या बोलेंगे सर इसको कि इक्वलिटी इज अ कंसेप्ट, इक्वलिटी इज अ कंसेप्ट where no special privileges is available। तो समानता एक ऐसी अवधारणा है जहां
किसी भी विशेष अधिकार की उपस्थिति नहीं होती है, हम उसको समता कहते हैं, या आप इसको इक्वलिटी यहाँ पर कह सकते हैं। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई, इक्वलिटी कहलाएगी। अब आपसे कोई पूछ सकता है भाई इसके प्रकार बता दीजिए, जो इक्वलिटी है इसके टाइप बता दीजिए। तो बच्चे जब भी हम लोग टाइप की यहाँ पर बात करेंगे तो काफी सारे टाइप हमको देखने को मिल जाते हैं, कई तरीके के प्रकार हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारे समाज में सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है वो है रिलीजियस इनइक्वालिटी। हम लोग क्या करते हैं, हमको रिलीजियस इक्वलिटी को यहाँ पर लेके आना है। रिलीजियस इक्वलिटी जिसको आप लोग कहते हैं धार्मिक समता, हमको लेके आना है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता हमको लेके आना है। आप लोग कह सकते हैं कि सोशल इक्वलिटी, हमें एक सामाजिक जो समता है, इस सामाजिक समता को भी आपको लेकर आना है ना, सामाजिक समता को स्थापित करना है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि सोशल के अलावा, ठीक है, रिलीजियस इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानूनी समता, सामाजिक, वी कैन से दैट कि जेंडर, वी हैव टू एस्टेब्लिश जेंडर इक्वलिटी, है ना, जेंडर इक्वलिटी। फिर एक आता है स्टेटस इक्वलिटी, एक स्टेटस इक्वलिटी, हमको जो पद है इसकी समता भी यहाँ पर स्थापित करनी पड़ेगी। तो सामाजिक आपको दिखाई दे रही है, धार्मिक आपको दिखाई दे रही है, रिलीजियस आपको दिखाई दे रही है, जातिगत आपको दिखाई दे रही है, सारी तरीके की जो समानता है हम इनको स्थापित कर सकते हैं। इनकी हिंदी लिख सकते हैं बच्चा। सबसे पहले आपको पास आ जाता है धार्मिक, है ना, फर्स्ट वन इज योर रिलीजियस, फर्स्ट वन इज योर धार्मिक सॉरी, सबसे पहले आपके पास आएगा बेटा क्या, धार्मिक समता। हमें सभी धर्मों को एक बराबर मानना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। कानूनी समानता, हमें कानून की समता की स्थापना करना है कि सब लोग कानून के आगे बराबर हों। सोशल, आप इसको कहते हैं सामाजिक, हमारे समाज में काफी सारी क्रूतियां हैं, काफी सारी बुराइयां हैं, इनको दूर करना है। जेंडर, जिसे आप लोग कहते हैं लैंगिक, जो आज भी हमें देखने को मिल जाता है, लैंगिक एक बहुत बड़ी असमानता है। फिर आप लोग कहते हैं स्टेटस, पद की असमानता, ये काफी सारी दिक्कतें हैं जिनको दूर किया गया है और हमारे संविधान में भी इनके लिए काफी सारे प्रयास किए गए हैं। ठीक है भाई, तो इक्वलिटी आपको समझ में आ गई है। अब कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चा। तो डेमोक्रेसी को आप सिंपल से कहते हैं कि रूल ऑफ पब्लिक। ठीक है, आप एक शब्द में समझाना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि रूल ऑफ पीपल। क्या बोलेंगे, लोकतंत्र को सिंपल सा बोला जाता है कि यहाँ जनता का शासन होता है, यहाँ जनता ही शासन करने वाली होती है। अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है, अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। क्या बोला था बेटा, जनता का शासन जनता के लिए, जनता का शासन मतलब जनता शासन करती है किसके लिए, जनता के लिए और किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये एक स्टेटमेंट है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जनता के लिए, जनता का शासन एंड जनता के लिए। तो ये डेमोक्रेसी है जहाँ जनता खुद शासन करती है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी के प्रकार की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेसी हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक आपको देखने को मिलेगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक आपको देखने को मिलेगी इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां हाथों को काट दिया जाता है वहां मोनार्किज्म होता है, वहां राजशाही होती है, और जहां हाथ उठे रहते हैं, जहां हाथों को, लोगों को सम्मान दिया जाता है, लोगों को तवज्जो दी जाती है, वहां हमको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। यहां शासन के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में भी शासन के स्तर अलग अलग हैं। जैसे हमें एक यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, तो भैया यूनियन गवर्नमेंट है, ये केंद्र स्तर पर काम करती है। हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, या हमको लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल सकती है, लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो भारत में सुपरमेसी ऑफ रूल भी आपको देखने को मिलता है। तो जहां भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सुपरमेसी ऑफ
सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी हमें देखने को मिल जाती है लोकतंत्र। ठीक है भाई, चलिए अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या फीचर होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, आपसे कोई पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं भैया सबसे बड़ा फीचर है इक्वलिटी। लोकतंत्र जहां भी आपको देखने को मिलेगा यहां समता देखने को मिलेगी। अभी हमने समता के बारे में पढ़ा, कई तरीके की समताएं होती हैं। ठीक है, आप समता या समानता कह सकते हैं। कानूनी समानता एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, पहले लोगों के साथ कानून के आधार पर बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे कि राजा अगर किसी के साथ कुछ गलत कर दे तो वो भगवान का है, और अगर हमने गलत कर दिया तो हमारे साथ गलत किया जाता था। लेकिन आजादी के बाद भारत के संविधान का आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है कि कानून के आगे सब लोग बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, एक सामान्य नागरिक हो या कोई भी। तो लोकतंत्र का जो पहला फीचर है बेटा वो होता है इक्वलिटी। फिर आप लोग कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र न्यायपालिका। जो लोकतंत्र है इसका एक और फीचर होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि राजाओं के जमाने में जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है वो राजा ही होता है। फ्री प्रेस है ना, यहाँ हमें प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलेगी कि भैया प्रेस भी कैसी होती है बेटा, स्वतंत्र होती है। पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा ये चीज समझिए कितना बढ़िया फीचर है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जो पार्टी रूल कर रही है कभी कभी वो सत्ता में वापस भी आ जाती है, कभी कभी वापस भी नहीं आती है। तो जो 5 साल तक शासन कर रहे थे, सरकार चला रहे थे, वो शांति से अपनी पद छोड़ के चले जाते हैं, अपनी व्यवस्थाएं छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को सम्मान पूर्वक वहां पे बिठालते हैं। ये राजशाही में नहीं होता, राजशाही में तलवारें चलती हैं, कत्लेआम होते हैं, लेकिन शांति से जो सत्ता परिवर्तन है ये लोकतंत्र में होता है। जनता जिसको चुनती है वही शासन करता है, यहाँ किसी की मर्जी नहीं चलती है, इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। फिर क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित सरकार है इनका। अच्छा पीसफुल को कह देते हैं आप लोग शांति से सरकार परिवर्तन में लिख देता हूं कि शांतिपूर्वक सरकार सरकार परिवर्तन, ये लोकतंत्र में ही आपको दिखाई देगा, है ना, परिवर्तन। फिर है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है ये बहुत ज्यादा चलता है, आप इसको देखेंगे। फिर आपको देखने को लगेगा मेजोरिटी रूल, बहुमत का शासन होता है। बहुमत मतलब क्या हुआ सर, मेजोरिटी रूल का। देखो भाई मेजोरिटी रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मेजोरिटी जो रूल की हम लोग बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चा। बहुमत का शासन होता है, बहुमत का शासन। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सरकार है, इस सरकार को बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए 272 का आंकड़ा क्रॉस करना है। जैसे किसी सरकार को अगर 272 सीटें नहीं मिलती हैं तो उसकी सरकार नहीं बन पाती है, सरकार नहीं बन पाती है। फिर हमको क्या करना पड़ता है, फिर हमको करना पड़ता है गठबंधन। फिर इनको करना पड़ता है क्या, गठबंधन, विच इज नॉन एज कोलिशन, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट। तो गठबंधन का मतलब होता है कि जहां जहां सरकार बनाने के लिए एक से अधिक दल एक साथ आ जाते हैं। कोलिशन वेयर मोर देन वन पार्टी come along with for making government which is called coalition। यह आपके पास गठबंधन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, गठबंधन। अब गठबंधन की एक से देखो, गठबंधन के क्या फायदे, गठबंधन के मेरिट एंड डीमेरिट दोनों हैं। गठबंधन के फायदे और नुकसान दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो जैसे हम लोग 2-3 चीजों की बात करें तो फायदे क्या है, फायदे समझिए। एक तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हो जाती है, एक यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी, यहाँ पर विविधता हो जाती है। क्योंकि अगर एक से अधिक पार्टी के लोग हैं तो इनमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग जैसे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, डाइवर्सिटी आपके पास रहेगी। इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन आपके पास हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे आपके पास प्रोडक्टिविटी आ सकती है, प्रोडक्टिविटी आ सकती है। ये हमको फायदे होते हो सकते हैं, लेकिन इसके लॉस भी होते हैं। क्या होता है भाई इससे लॉस है कि एक तो इसमें जो फायदे हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी एक तरीके से दिक्कत भी बन जाती है। जैसे हमने 1990 के दौर में देखा होगा कि बहुत सारी गठबंधन सरकार थी, आयाराम गयाराम की राजनीति थी, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, सब लोग निजी स्वार्थ के लिए सरकार चला रहे थे। देश हित साइड में हो जाता है। जब जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी वहां नेशन को साइड करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाता है। अगर किसी एक पार्टी के पास ज्यादा सीटें नहीं है तो, ठीक है। तो फिर एक होता है त्रिशंकु सरकार, है ना, एक त्रिशंकु सरकार भी आपने देखा होगा। ये शब्द भी आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज त्रिशंकु सरकार। त्रिशंकु सरकार जहां 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 जो मेजर पार्टी होती है, समझना, जहां मेजर पार्टी की संख्या
3 हो, 3 से अधिक हो, वो त्रिशंकु सरकार। देखो गठबंधन में बेटा क्या होता है ना, गठबंधन में जो एक पार्टी होती है वो मेजर होती है, मेजर होती है, और बाकी सारी जो पार्टी होती हैं अदर पार्टी यहाँ पर माइनर होती हैं, माइनर। जैसे भारत में 2 फेमस गठबंधन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक गठबंधन है, यहाँ पे बीजेपी आपके पास क्या है, लीडर है। इसके अलावा और जो अदर पार्टी हैं वो माइनर होती हैं। एक और हम लोग बात करते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जहां पर लीडर अभी तक कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन अभी उनके पास इतनी सीटें बड़ी नहीं है कि ये लीडर की पोजीशन में आ जाए, तो ये गठबंधन होता है। गठबंधन का बहुत सिंपल सा मतलब है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इसकी अपनी कमियां हैं, और एमपीपीएससी ने अभी 2021 का पेपर हुआ है मेंस में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी। ठीक है, चलो फिर गए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्री इलेक्शन यहाँ पर होते हैं, और इंडिविजुअल फ्रीडम आपको देखने को मिलती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखने को मिलेंगी कहाँ पर, जहां भी हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है उसमें। चलो भाई, अब है कि भारतीय लोकतंत्र में समता। देखो पहला टॉपिक है जिसमें दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये कुछ पिक्चर के आपको सीन दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर एक मूवी का सीन है, आपने देखा होगा कि ये लोग जूते पॉलिश कराते हैं, शू पॉलिश कराने आते हैं और पैसे फेंक कर दे देते हैं। तो बच्चा पैसा लेने से मना कर देता है। बच्चा मना क्यों कर देता है? बच्चा इसलिए मना करता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। आप होंगे कितने भी रईस, आप होंगे कितने भी रिच, लेकिन मेरे काम की भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, आप इसकी रिस्पेक्ट कीजिए और पैसे मुझे हाथ में दीजिए। तो इस तरीके के जो प्रिविलेजेस हैं इनको समाप्त करना ही आपके पास क्या कहलाता है? इक्वलिटी कहलाता है, ये समानता कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को रखते हो, सब समान माने जाएंगे, सब समान माने जाएंगे। याद रखिएगा, ये कहना चाहते हैं कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, ये संविधान कहता है कि वी ऑल आर इक्वल। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एक चीज कहता है कि सभी लोग समान हैं। ठीक है, हमारा जो संविधान है बेटा, ये इसी चीज की आपसे बात करता है कि सब लोग कैसे हैं? समान है, इक्वल है। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है, यू कैन मेल आ फीमेल, आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आप कहीं से आते हो, कहीं से भी आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, हम सब कैसे हैं? समान हैं। अगर ये सब में भेदभाव हो रहा है तो असमानता आपको देखने को मिल जाती है। इतनी सी बात यहाँ पे समझाई गई है कि भारत का संविधान सभी के लिए इक्वली खड़ा हुआ है, सबके राइट को इक्वली प्रोटेक्ट करता है, कोई स्पेशल नहीं है। नो स्पेशल प्रिविलेज एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो कानून है वह संविधान है। तो संविधान सबको कैसे रखता है? बराबर रखता है। आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत के संविधान में किस सिद्धांत को अपनाया गया है? आप कहेंगे कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी ऑफ पीपल्स के सिद्धांत को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? इक्वलिटी ऑफ पीपल, जो जनता है, इस जनता में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वी कैन से दैट कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव इक्वलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। हमने मानवता के सिद्धांत को अपनाया है कि हम सब कैसे हैं? मानव हैं। मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप होंगे राजनेता, आप होंगे सेलिब्रिटी, आप होंगे उद्योगपति, है तो एक मानव। अब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी की रिलीजन हो, किसी भी कम्युनिटी का, कोई भी जेंडर हो, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबके साथ कैसा है? समान है संविधान। ठीक है भाई, चलिए। तो भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का संविधान कुछ समता को स्थापित करने के लिए कुछ संविधान में जो प्रावधान किए गए उनमें से कुछ हैं। जैसे प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। पहला बेटा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? पहले ये कहना चाहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। in our constitution we have to see that कि equality before law, कानून के समक्ष समता। जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग कैसे हैं? बराबर हैं। फिर बोल रहा है
कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। समझिए, यहाँ पर राष्ट्रपति और कांता इस चैप्टर में समझाया गया है कि कांता एक घर में काम करने वाली महिला है। तो घर में काम करने वाली महिलाओं को हम बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जो आपके दैनिक काम कर रहे होते हैं। हम ना उनका कोई सोशल स्टेटस समझते हो, ना ही हम उनके प्रति कोई सिंपैथी या एम्पैथी रखते हैं। हमको लगता है हम शासक वर्ग हैं और ये प्रजा है, इन पर शासन करना चाहिए, जबकि ये गैर कानूनी है। जब भारत के संविधान में आर्टिकल 23 और 24 को पढ़ोगे तो फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, बाउंडेड लेबर, फ्री काम, ये सब कुछ क्या है, ये प्रोहिबिटेड है, ये इलीगल है। तो कानून क्या कहता है, सब लोग बराबर हैं। अगर राष्ट्रपति को भी उसी कानून तहत सजा दी जाएगी जिससे कांता को दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगी। दूसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सेकंड, आर्टिकल 15 की यहां पर बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 ये क्या कहता है कि हम किसी के साथ भी धर्म, रिलीजन, कास्ट, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर या उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 15 की। ये कहते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, जेंडर, इनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो उसको मेंटेन करेगा। आर्टिकल नंबर 15 ये समानता है, आप इसको कह सकते हैं ये सामाजिक समानता है। आप किसी भी धर्म से आते हो, आप किसी भी जाति से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कैसे हैं, बराबर हैं। मंदिर में मैं जाऊंगा तो राष्ट्रपति भी वैसे ही जाएंगे। हाँ, एक प्रोटोकॉल का हम पालन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को भीड़ से नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि किसी ने अगर उन पर कोई हमला कर दिया तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। तो वो विशेष अधिकार दिए गए हैं, किसके लिए, एक पद के लिए, एक व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। तीसरा कहता है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। तो ये भी एक समानता है, ये भी 15 में आपको यहां पर दी गई है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है कि हमारे संविधान में जो समता के अधिकार को 2 तरीके से लागू किया गया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के द्वारा। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो इक्वलिटी है, इस इक्वलिटी का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर सुप्रीम लॉ। एंड सेकंड करते हैं कि प्लानिंग स्कीम्स वाई स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार होती है सरकार की योजनाओं के द्वारा। जैसे देखो, संविधान सबको बराबर का अधिकार दे रहा है, सरकार की योजनाएं कैसे, देखो भाई समझो कि मान लो जिसके पास पैसे हैं वो कैसे भी एजुकेशन ले सकता है, एजुकेशन, और जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से एजुकेशन लाएंगे। तो सरकार ने उनको क्या किया, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा दी। ये सब शिक्षित होंगे, है ना, शिक्षित। जिसके पास पैसा है वो तो हेल्थ का ख्याल रख सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके। जिसके पास नहीं है तो सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिए। क्या बना दिए भैया, सरकारी अस्पताल, कि जिसके पास पैसा नहीं है जाओ फ्री में इलाज कराओ। हमने गवर्नमेंट स्कूल बना दिए, गवर्नमेंट कॉलेज बना दिए कि जाओ भैया पढ़ाई करो, ठीक है। फिर जिसके पास बढ़िया पैसा है वो अपना घर बना सकता है, अपना हाउस बना सकता है। सरकार ने क्या बोला, हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया, हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया। अब जिनका बिजनेस अच्छा है वो तो अपना खाना खा सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है सरकार ने क्या किया कि पीडीएस सिस्टम चला दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला दिया। तो सरकार हर जगह से क्या करती है, समानता स्थापित करने की कोशिश करती है। पहला संविधान है, संविधान। अगर संविधान की आप बात करेंगे तो बच्चे 3 आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस किए। एक है आर्टिकल नंबर 14, एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 15, एक आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17। जैसे कोई पूछ सकता है कि भारत के संविधान में समानता को देने वाले जो आर्टिकल हैं आप उनकी चर्चा कीजिए। या कोई पूछ सकता है कि भाई जो समानता है इसको किस तरीके से लागू किया जाता है, समानता कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो भारत में 2 तरीके से समानता को स्थापित किया गया है, एक कानून के द्वारा और दूसरा आप लोग कह सकते हैं सरकारी योजनाओं के द्वारा।
ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो हंगर, एक फोटो लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि जीरो हंगर, है ना बच्चा। एक फोटो बना हुआ है, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें लिखा गया है जीरो जीरो हंगर, हंगर हंगर, ठीक है। ये क्या है? जीरो हंगर। जीरो हंगर का मतलब होता है कि कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे। आपने एक शब्द सुना होगा SDG, ये SDG 2.0 है, सतत विकास लक्ष्य। हमारा जो यूएन है, इस यूएन के द्वारा कुछ गोल रखे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, एक आ गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है जो परेशान कर सकता है, और दूसरा है आपके पास जीरो हंगर। देखो भुखमरी एक ऐसी स्थिति होती है, भुखमरी एक ऐसी स्थिति होती है जहां लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनके पास संसाधन नहीं होते कि वो खाने का भी जुगाड़ कर सकें, राशन की भी व्यवस्था कर सकें। हंगर अ सिचुएशन वेयर पीपल insufficient to arrange food for himself या itself, एक ऐसी कंडीशन जहां लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते, वह भुखमरी कहलाती है। और बहुत बड़ी आबादी इसका शिकार है, बहुत बड़ी आबादी इससे ग्रसित है। तो यूएन ने एक गोल डिसाइड किया है कि हम सबके लिए खाना प्रोवाइड कराएंगे, सबके लिए फूड प्रोवाइड कराएंगे, और ये सबका एक नैतिक कर्तव्य है कि वो सब लोगों तक क्या करे, खाना पहुंचा सके। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर, यूएन। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सारे बच्चे जानते हैं, जिसकी स्थापना आप सारे बच्चे जानते हैं कि 1945 में की गई थी, 1945 में। और जो न्यूयॉर्क है, ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, यहाँ पर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा किसका, यूएन का, न्यूयॉर्क में। फिर आता है SDG, इसमें एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत का मतलब होता है निरंतर विकास, एक ऐसा विकास जो हमेशा चले, ऐसा नहीं कि आपने थोड़े समय के लिए कर लिया और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी ये सामने, इस पर तो चर्चा की नहीं है सर आपने, क्या है ये? दिस इज पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ये भारत की पार्लियामेंट है, इट्स पार्लिया, इट्स अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भारत की संसद है और हम यहाँ पर लोगों को चुनकर भेजते हैं। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है समझिए। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूँ तो भारत के संविधान में आर्टिकल 79 में इस पर चर्चा की गई है, और इसके दो इंपॉर्टेंट अंग हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट को शामिल कर देते हैं तो संसद बन जाती है। जो लोकसभा है ये जानी जाती है लोअर हाउस के तौर पर, इट्स लोअर हाउस बिकॉज हाउस ऑफ पीपल होता है, एंड राज्यसभा इट्स अपर हाउस बिकॉज ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, एक निम्न सदन है, ये एक उच्च सदन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, और राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग होते हैं। लोकसभा कहाँ दी गई है सर? भारत के संविधान के आर्टिकल 81 में, 81 में, और राज्यसभा का प्रावधान क्या किया गया है, आर्टिकल नंबर 80 में। ये आपसे कोई पूछ सकता है। संसद कहाँ से लेकर आए संसदीय शासन व्यवस्था? ये लेकर आए हैं हम ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था में जो एग्जीक्यूटिव होती है, इस एग्जीक्यूटिव के दो होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है एक्चुअल। तो वास्तविक हेड कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। संवैधानिक हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। और वास्तव में काम कौन कर रहा होता है? पीएम। तो ये एक फीचर है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का। SDG गोल 2.0 ये क्या है सर? ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 जो कि यूएन के द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है। चलो, अन्य लोकतंत्रों में असमानता के मुद्दे। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां पर असमानता अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, देखो हमें ऐसा लगता है कि भारत में ही सिर्फ असमानता है, नहीं। अगर बच्चे हम लोग अमेरिका के इतिहास को उठा के देखते हैं, अमेरिका के इतिहास को आप लोग उठा के देखेंगे, यूएसए को जो सबसे डेवलप देश माना जाता है, इस यूएसए में क्या हुआ, ये 1776 को इंडिपेंडेंट हो गया, इसको आज़ादी मिल गई। लेकिन 1776 से लेके 1789 तक यहाँ पर हुआ सिविल वॉर। क्या हुआ बच्चा? यहाँ होता है सिविल वॉर विच इज नॉन एज गृह युद्ध के तौर पर। ये लड़ाई किसकी थी?
ये रेसिज्म की लड़ाई थी। ये लड़ाई थी आपके पास जो वाइट लोग थे इनके द्वारा और जो ब्लैक लोग थे इनके इनके बीच, जो अश्वेत और श्वेत के बीच में लड़ाई थी, जिसे आप लोग कहते हैं कि काले और गोरे की ये एक लड़ाई थी। तो ये क्या पीपल मूवमेंट नहीं है, ये इनइक्वालिटी नहीं है क्या, है ना। बेसिस ऑफ रेसिज्म, आप रंग के आधार पर कैसे किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। एक मानवता के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमने रंग को भी नहीं छोड़ा। अगर कोई काला है तो उसकी क्या गलती है, कोई गोरा है तो उसकी क्या उसमें खासियत है, उसमें उसका क्या योगदान है। ये सब तो ईश्वर के बनाए हुए सब कुदरत नमूने हैं, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका में हमने ये एक लड़ाई आपको देखने को मिली, ठीक है। 1950 के अंतिम दशक तक हमने देखा कि जो अफ्रीकी और अमेरिकी लोग थे, अफ्रीकी और अमेरिकी लोग थे, उनमें एक दिक्कत चल रही थी, है ना, एक दिक्कत चल रही थी। तो 1950 में जो यूएसए है, यहां पर 1950 में 1950 में एक सिविल सिविल राइट राइट मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब जनरली हम लोग इसको नहीं देखते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा 1950 में। और ये होता है जो अमेरिकन है, अमेरिकन और अफ्रीकन। देखो, जो ब्रिटिश रूल है इसके कारण बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिका में चले गए, वहीं के डोमिसाइल हो गए। अब इनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती थी, इनके साथ बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती थी। समझना क्या था भाई, एक आंदोलन है, एक आंदोलन है जिसका नाम आपसे कोई पूछ सकता है, वो है रोजा पार्क्स। 1913 से लेकर 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, है ना। इन्होंने 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी सीट के गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन इनकार से अफ्रीकी अमेरिकी के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। आप देखिए, अमेरिका जो दुनिया को इतना महान बताता आया है, ये हम 1955 की बात कर रहे हैं। एक अफ्रीकन ओरिजिनेट महिला अमेरिका में काम कर रही थी और उसने गोरे को, मतलब जो यूरोपियन अमेरिकन था, उसको सीट देने से मना कर दिया। तो वहां से आंदोलन की शुरुआत हुई और इसीलिए फिर 1968 में एक एक्ट बनाया गया और इसने बोला कि भैया अब हम काफी के चीजों के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो सब में दिक्कतें हैं। अब जैसे आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग बात करते हैं, 15, ये 15 क्या कहता है कि धर्म, रिलीजियंस, मूल वंश, आपकी जो ओरिजिन है, कहाँ से आपका बर्थ हुआ है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसके अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ शब्द संकलन है, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसे आप लोग कहते हैं यूएएफ के नाम से, या यूएएस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होती है, यह एक एज होती है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनिमम एज डिसाइड कर देते हैं और इस मिनिमम एज के लोगों को वोट देने का अधिकार दे देते हैं, विच इज नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। एक मिनिमम एज जहां लोग अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए वोट डालने जा सकते हैं। जैसे भारत में पहले 21 साल हुआ करती थी, है ना, 21 साल हुआ करती थी, लेकिन हमने क्या किया, 61वां संविधान संशोधन 1989 लेकर आए। 61वां संविधान संशोधन 1988, सॉरी 1988, ये 1989 से प्रभावी हुआ और इसने 21 साल की एज को 18 साल कर दिया। पहले 21 साल थी, अब कितनी कर दी, 18 कर दी, ठीक है भाई। समझिए, गरिमा एक वर्ड है, डिग्निटी, डिग्निटी, इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग समझने से है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ अदर्स। एवरीवन इज रिस्पेक्टफुल इन डेमोक्रेटिक नेशन, इन डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। तो हमको समझना पड़ेगा कि सब कुछ कैसे सम्मान योग है। फिर है संविधान, है कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार यहाँ पे लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले रूल्स हैं। आप लिखेंगे सेट ऑफ रूल्स। क्या है सेट ऑफ रूल्स। नागरिक अधिकार आंदोलन, आप जब एमपीपीएससी मेंस का पेपर देते हैं बच्चा, तो इसमें सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिविल राइट मूवमेंट दिए गए हैं पॉलिटी वाले पेपर में। आप एक बढ़िया एग्जाम्पल दे के आ सकते हैं कि भैया अमेरिका में ऐसा हुआ,
अमेरिका में ऐसा हुआ एक सिविल राइट। जैसे भारत में हम अन्ना हजारे की बात करते हैं, बहुत फेमस है अन्ना हजारे, और इन अन्ना हजारे के द्वारा जन जन लोकपाल लोकपाल बिल लेकर आए, जन लोकपाल। तो ये सिविल राइट मूवमेंट है। अब सिविल राइट मूवमेंट क्या होते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है इनके क्या लाभ होते हैं, या सिविल राइट मूवमेंट किस तरीके से हमारी समाज में समानता स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर बच्चे आप समझ रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इस पूरी क्लास में, पूरी एनसीईआरटी बुक में यही एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, या जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ पर दी गई हैं। आई होप कि आप इन वर्ड्स को समझ गए होंगे। इंग्लिश मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी में कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सिर्फ फैक्ट आते हैं, कंसेप्ट नहीं आते हैं, तो हम प्रीलिम्स को तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है इंटरव्यू में हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं उपस्थित हूँ एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसे आप लोग कहते हैं इक्वालिटी, समानता। टॉपिक का जो टाइटल है वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो, जब ये वर्ड हमारे सामने आता है ना समानता, तो समानता का मतलब क्या होता है कि सबके साथ समान बिहेवियर करना। हम लोग यही सोचते हैं ना, नहीं। जब आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ने जाएंगे, इसकी परिभाषा को हम पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती हैं कि व्हाट इज इक्वालिटी। चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चा। तो हम पहले एक परिभाषा देखते हैं। इस समानता का जो सही अर्थ है यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज दैट देयर शुड बी नो प्रिविलेज क्लास एंड एवरीवन शुड बी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। ये कुछ ठीक ठाक परिभाषा आपको समझ में आ रही है? ये ठीक ठाक शब्दों में लिखी गई है, क्योंकि अगर मैं जब लिखने जाऊंगा समानता की परिभाषा, तो मैं शायद इसको ऐसे ही लिख सकता हूं कि सभी के साथ समान बिहेवियर। नहीं, समान बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर सकते हैं, वो इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी इज कि किसी के पास विशेष अधिकार हो ही ना, कोई विशेष अधिकार वाला व्यक्ति नहीं है, और सबको समान अवसर हो। जैसे कि पहले राजा का शासन चला करता था, तो राजा के शासन में राजा के परिवार वाले जो लोग हैं उनको विशेष अधिकार मिला करते थे, और सामान्य लोगों के अधिकारों का हनन किया जा सकता था। अब मान लो हमने फिर एक काम किया कि सबको एक साथ खाना खिला दिया, तो क्या वो इक्वालिटी होगी क्या? नहीं। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने सबके साथ समान बिहेवियर कर दिया, वो इक्वालिटी नहीं की। समानता और समान व्यवहार दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इक्वालिटी क्या कहती है कि यहां कोई विशेष वर्ग ना हो, सब लोग समान हो और सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाए। अगर हम समानता पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो ये समानता आया कहां से? बच्चे, एक वर्ड आप लोग पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है असमानता। एक वर्ड आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, असमानता। इसको हम लोग बोलते हैं इन इक्वालिटी, है ना, इन इक्वालिटी। ये जो टॉपिक है ना, ये जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास में या पूरी दुनिया में हमने लंबे सालों तक असमानता को देखा हुआ है। लंबे सालों तक हमने इनइक्वालिटी को फेस किया हुआ है। इनइक्वालिटी किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे अगर हम इसके एक एस्पेक्ट की बात करें, तो वो हो सकता है सोशल। ठीक है, पहला क्या हो सकता है? सोशल इन इक्वालिटी, सामाजिक असमानता। हमने हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव देखे हुए हैं। जैसे एक वर्ग ऐसा काम कर सकता है तो दूसरा वर्ग ये काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंदिरों की बात करते हैं, तो मंदिर में पूजा सिर्फ पुजारी ही कर सकते हैं, जबकि अन्य वर्गों के लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है, ये असमानता है। अगर इक्वालिटी होती तो नो प्रिविलेजेस यहाँ पर होते, मतलब किसी एक वर्ग को विशेष काम नहीं दिया जाता पूजा, सब कोई कर सकते थे, जिसका मन हो वो जाके पूजा कर सकता था। तो हमने बहुत लंबे समय तक देखा हुआ है इनइक्वालिटी को, असमानता को, जिसमें एक सोशल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, एक बहुत बड़ा है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी
जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी को आप लोग जानते हैं लैंगिक, है ना, लैंगिक असमानता। ये लैंगिक असमानता को तो बहुत लंबे समय तक हमारी सोसाइटी ने देखा हुआ है, बहुत लंबे समय तक हमारी सोसाइटी ने देखा हुआ है। आज भी हम लोग अलग अलग जगह पर लैंगिक इनइक्वलिटी को देखते हैं कि महिलाओं का काम सिर्फ घर चलाना है, महिलाएं सिर्फ घर को संभाल सकती हैं, काम करने के लिए सिर्फ पुरुष जाएंगे, बेटे के लिए शिक्षा जरूरी है, बेटियों के लिए शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ये इनइक्वालिटीज हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें रीजनल भी आपको देखने को मिल जाता है, रीजनल जिसे आप लोग कहते हैं क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय हमने क्षेत्र वाइज भी देखा हुआ है कि जो गुजराती लोग हैं ये अच्छे व्यापारी होते हैं। ये क्या है? ये इनइक्वालिटीज हैं, ये असमानताएं हैं जो हमारी रूढ़िवादिता को हमारे सामने लेकर आते हैं। इन सब को समाप्त करने के लिए एक टर्म आई इक्वालिटी। ये जो टर्म है ना इक्वालिटी, इसका जो मोटा मोटा ओरिजिन है, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि भाई ये कहाँ से चर्चा में आई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा बच्चा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आप सारे बच्चों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। फ्रांस की जो क्रांति है, इस फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा होगा। इस फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, यहाँ पर कुछ शब्दों पर फोकस किया। उसमें एक वर्ड था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये जो शब्द हैं, ये शब्द कहाँ से आए? से फ्रांसीसी क्रांति से। इक्वालिटी, ठीक है। फ्रीडम एंड ब्रदरहुड, ये जो वर्ड्स हैं ये किसने दिए? फ्रांसीसी क्रांति ने। तो वो फ्रांस की जो क्रांति है ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दो वर्गों के बीच में टकराव के। फ्रांस की जो सत्ता थी, वो राजा जनता पे जब शोषण करता है, जब उसकी पूरी लिमिट को क्रॉस कर देता है, तो वहां आंदोलन स्टार्ट होता है और राजा को हटाया जाता है और लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। जब कोई पूछता है ये लोकतंत्र क्या करेगा, ये लोकतंत्र पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल तो एस्टेब्लिश करेगा, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित तो करेगा ही करेगा, लेकिन अलग क्या होगा लोकतंत्र में? तो लोकतंत्र में जो खूबसूरती होगी या विशेषता होगी वो होगी इक्वालिटी। सब लोग समान हैं, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग स्वतंत्र होंगे, अपने काम करने के लिए फ्री हैं और सब समान भाईचारे के साथ रहेंगे। कोई भी यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है, किसी प्रकार का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो असमानताएं बहुत प्रकार की हैं, इनको दूर करने के लिए हम एक वर्ड लेकर आए इक्वालिटी, और इस वर्ड का जो ओरिजिन है, इसकी जो शुरुआत है, हमको देखने को मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। अब जो समानता है ये कितने प्रकार की हो सकती है, हम इस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जब असमानताएं बहुत प्रकार की हैं तो बहुत प्रकार की समानताओं को भी हमको स्थापित करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं आपको इक्वालिटी देखने को मिल रही है तो कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो दो कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, समानता को बनाए रखने वाले दो अनिवार्य तत्व। ठीक है भाई, चलिए। तो हमने क्या लिखा हुआ है कि समानता के लिए दो बातों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं इक्वालिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी कि विशेष अधिकारों का अनस्तित्व, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। देखो, स्पेशल प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? जैसे पहले राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा, इन लोगों के विशेष अधिकार होते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रणबदा के बारे में पढ़ा है तो प्रणबदा ने ना एक व्यवस्था को खत्म किया था। कौन सी? एक शब्द है महामहिम। ये शब्द 1947 से लगभग 2017 तक रहा भारत के इतिहास में। महामहिम शब्द को प्रयोग किया जाता था राष्ट्रपति के नाम के आगे। तो प्रणबदा कहते हैं कि भारत का संविधान इक्वालिटी पे फोकस करता है, भारत का संविधान समानता पे फोकस करता है। हम महामहिम जैसे शब्दों का उपयोग करके एक भेदभाव कर रहे हैं।
एक इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि इस शब्द को हटाया जाए और अब ये राष्ट्रपति के आगे नहीं यूज किया जाएगा। तो अब हम श्रीमान राष्ट्रपति यूज करते हैं या भारत के माननीय राष्ट्रपति शब्द यूज किया जाता है। पहले महामहिम शब्द का यूज किया जाता था। महामहिम एक स्पेशल प्रिविलेज है ना, तो हम वही बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का विशेष अधिकार उपलब्ध नहीं होना चाहिए, तब तो आप इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। सभी के लिए उचित अवसर की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके साथ समानता हमको देखने को मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं कि भैया भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है ना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा लिखा जाता कि राष्ट्रपति कोई एक विशेषी वर्ग बनेगा क्या? नहीं, यहां पर कोई भी बन सकता है, एनी ऑफ कोई भी। बस एक चीज होनी चाहिए कि भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति इंडिया में कोई भी जॉब ले सकता है, बस शर्त एक है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर आप भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं, पहले आप इन चीज़ों को समाप्त कीजिए। जैसे अगर हम अपने परिवार की बात करें, हमारी फैमिलीज की बात करें, यहाँ आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे पुरुष कभी भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन महिला नहीं जा सकती। लड़के को हमें बहुत हायर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, पर लड़की को नहीं करानी है। लड़कियों को बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, पर लड़कियों को नहीं कराई जाती। तो ये असमानता को बढ़ावा दे रहा है, इसको हमको रोकना पड़ेगा, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? दो यही हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। जैसे मान लीजिए आप मेंस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, एमपीपीएससी का आपका मेंस है, आप इसके हिस्सेदार बने। अब किसी ने आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि भाई व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी, समानता क्या है? आप समानता के अर्थ को समझाइए। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करना ही समानता है, इक्वल बिहेवियर विथ अमंग ऑल, इट्स कॉल्ड इक्वालिटी। नहीं, समझिए, इसकी अपनी एक डेफिनेशन है कि समाज में जो विशेष अधिकार हो, उन विशेष अधिकारों की समाप्ति हो और सबको समान अवसर दिए जाएं, वह आपके पास इक्वालिटी कहलाएगी, समानता। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, ये क्या होती है, असमानता क्या होती है? अब बच्चा असमानता को नहीं लिख पाएगा। आप इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए कि जिस समाज में स्पेशल प्रिविलेजेस अवेलेबल, प्रेजेंट ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। जहां भी समाज में विशेष अवसर उपलब्ध होंगे, उन विशेष अवसरों को ही आप असमानता के नाम से जानते हैं, आप इन इक्वालिटीज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी के लिए एसेंशियल कंडीशंस कौन सी है, आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? तो आप इन दो चीजों को लिख देंगे कि फर्स्ट वन एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड सेकंड वन इज एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सबको समान अवसर आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो वहां हमको इक्वालिटी देखने को मिल जाएगी, वहां हमको समानता देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप लोग एमपीपीएससी मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, आप एमपीपीएससी मेंस पेपर 6 दे रहे हैं, पेपर 6 जिसमें ऐसे दिया गया है। अब आपसे किसी ने एक शब्द यहां पे लिख दिया कि भाई व्हाट इज इक्वालिटी। जब आप एक ऐसे को लिखने जाते हैं तो वहां पे एक ही शब्द लिख दिया जाता है, इक्वालिटी। अब आप सोचिए, इस इक्वालिटी पर, इस समानता पर 1000 शब्द लिखने हैं, क्या लिखोगे? आपको बताना पड़ेगा भाई कि पहले इक्वालिटी क्या होती है, आप इस पे चर्चा करेंगे, आप समानता की परिभाषा देंगे और फिर समानता को लेकर लोगों के द्वारा जो बोला गया है एक आध कोट यहां पे लिख देंगे, राइट? फिर आप बताएंगे कि भाई समानता के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, और उन आवश्यक तत्वों के बाद फिर आपको असमानता को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज इनइक्वालिटी। फिर हम इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे और फिर भारत के संविधान में इक्वालिटी पे चर्चा करेंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको मेंस पेपर 2 में भी हेल्प कर रहा है और पेपर 6 में भी आपको हेल्प कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी। देखो, भारतीय लोकतंत्र में समानता, ठीक है, कितने प्रकार की
इक्वालिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। कितनी प्रकार की समानताएं हमारे लिए एसेंशियल हैं या नीडेड हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक समानता। ठीक है, प्राकृतिक, जिसे आप लोग कहते हैं नेचुरल नेचुरल इक्वालिटी। सबके पास नेचुरल इक्वालिटी होनी चाहिए, और ये तो होती है। हम सब लोग प्राकृतिक तौर पे समान हैं। जो इंसान है वो इंसान है, वो सब इक्वल है। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार व्यवहार करती है। वह सबको हवा देती है, वह सबको पानी देती है, वह सबको सहारा देती है, सबको खाना देती है। ये कौन देती है? ये प्रकृति देती है। अब अगर किसी के नेचुरल इक्वलिटी का वॉयलेशन आप कर रहे हैं तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। खाने का जो अधिकार है वो सबको है, सोने का जो अधिकार है वो सबको है, रहने का जो अधिकार है वो सबको है। तो नेचुरल इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए ह्यूमन वैल्यूज को हमको बनाए रखना पड़ेगा, मानवीय मूल्यों को हमको बनाए रखना पड़ेगा। तो पहला आप कौन सा लिखेंगे? प्राकृतिक इक्वलिटी। फिर आ जाता है नागरिक समानता, है ना। नागरिक समानता आप इसको कहते हैं सिविल, है ना, आप इसको कहते हैं सिविल इक्वलिटी। अब देखो भाई, एक देश के जो नागरिक हैं इनमें समानता तो होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि भाई पॉलिटिशियंस हैं, ये भगवान है, हम इनको भगवान का दर्जा देंगे और सामान्य लोगों को दर्जा नहीं देंगे, तो ये गलत है। एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के साथ, वो हिंदू हो सकते हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो महिला हो सकती हैं, वो पुरुष हो सकते हैं, वो अपर क्लास हो सकती है, वो लोअर क्लास हो सकती है, सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार हमको करना चाहिए। जब भी आप इक्वालिटी को लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप प्राकृतिक समानता, फिर सिविल, फिर है पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनैतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो बच्चा, क्या राजनीति पर अगर एक विशेष वर्ग का ही शासन हो, मान लेते हैं हमने एक स्पेशल जो ग्रुप है, इस स्पेशल ग्रुप को ही पॉलिटिक्स दे दिया, एक विशेष वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कर दी राजनीति में, तो फिर ये कैसे लोकतंत्र हो सकता है? हाउ वी कैन कॉल्ड इट डेमोक्रेसी? अगर एक ही लोग रहेंगे, एक ही परिवार के लोग शासन करेंगे या उनके ही लोग शासन करेंगे तो इक्वालिटी नहीं होगी ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है कि भैया सबको समान अवसर हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर बन सकता है और कोई भी अपने लीडर को चुन सकता है। यूनिवर्सल एडल्टिंग फ्रेंचाइज की हम लोग बात करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करता है कि आप जाइए और अपने प्रतिनिधि को चुनिए और जो भेदभाव हैं, जो असमानता हैं, आप इनको खत्म करने के प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले बच्चा कौन सा आएगा? पहले आएगा नेचुरल, फिर आएगा सिविल, फिर है राजनीतिक। आर्थिक समानता, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी भारत में इकोनॉमिक इक्वालिटी हमको चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं। हालांकि उन्होंने वो बनाए हुए हैं, हमने किसी को दिए नहीं है। आर्थिक समानता का मतलब ये होता है क्या? देखो, सबकी रीच इक्वल हो, कोई भी व्यक्ति संसाधनों तक पहुंच सकता है और सब फ्री हो अपनी अपने लिवलीहुड के लिए, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसमें आर्थिक समानता में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत देखने को मिलती है। हम लोग देखेंगे कि महिलाएं जो संसाधन हैं उन संसाधनों तक उतनी नहीं पहुंच पा रही हैं जितने पुरुष पहुंच पा रहे हैं। तो इसको हमको दूर करना चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब यही है कि सभी लोगों के पास समान अवसर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सबके पास। ठीक है भाई, फिर है कानूनी समानता। कानूनी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम लोग बात करते हैं कि भाई सब एक समान है। और सामाजिक सोशल, देखो बच्चा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने हमारी सोसाइटी में बहुत सारे, कहीं बना दिया है अपर क्लास, कहीं बना दिया है लोअर क्लास, कहीं बना दी है कास्ट, कहीं बना दी है कम्युनिटी। इन सबको समाप्त करके आप एक बने रहिए, आप इंसान बने रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है नैतिक समानता, एथिकल इक्वलिटी भी आपके अंदर यहाँ पर होना चाहिए। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, ये समानता के कुछ प्रकार हैं। अब देखो, जैसे इक्वलिटी आपसे किसी ने पूछा
आप इक्वालिटी की परिभाषा देंगे और उस इक्वालिटी की परिभाषा के बाद उसके इतने सारे प्रकार बता देंगे तो ये 11 नंबर में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, 11 मार्कर में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में समानता को लेकर कुछ किया गया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इक्वालिटी पर फोकस दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है। देखो, हमारा जो संविधान है, इस संविधान को आप लोग देखेंगे तो इक्वालिटी जो वर्ड है, इक्वालिटी समानता, ये समानता को इंश्योर करने के लिए एफआर को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया बच्चा? इनको शामिल करने के लिए एफआर को शामिल किया गया है, मूल अधिकार को शामिल किया गया है। और जब आप लोग मूल अधिकार की बात करते हैं तो इस मूल अधिकार में एक हमारे पास अधिकार है राइट 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 टू टू इक्वालिटी। एक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। यहां लिखा गया है समता का अधिकार, समता का अधिकार। तो जब हमने इक्वालिटी का अधिकार ही दे दिया है तो हम समता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते ही करते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी है, इसमें क्या है सर? इस राइट टू इक्वालिटी में हमने दिया हुआ है बच्चा यहाँ पर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमने कुछ विशेष प्रावधान किए हुए हैं। क्या प्रावधान किए हुए हैं, इन पे एक बार शॉर्ट में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि भारतीय संविधान में समता या समानता को बनाए रखने वाले जो जो प्रावधान है, आप उन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, देखो भाई समझो। सबसे पहले आर्टिकल 14 है ना, एक प्रोविजन आर्टिकल 14 में किया गया है, आर्टिकल 14 में यहाँ एक सिंपल सा शब्द लिखा गया है इक्वालिटी 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 बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता की बात की गई है कि सब लोग कानून के सामने कैसे हैं, समान हैं, सबके साथ एक समान बिहेवियर किया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 में सोशल प्रोविजन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक जो असमानता है, इस सामाजिक असमानता को हमने दूर किया है। आर्टिकल 16 यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के अवसर में समता की बात करते हैं कि भैया सबके लिए हम समान अवसर प्रोवाइड कराएंगे रोजगार लेने के लिए। और आर्टिकल 17 आपसे बात करता है, 17 कहता है कि प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत में जो अस्पृश्यता है, इस अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है। और एक है आर्टिकल 18 यह है टाइटल्स को समाप्त करने की बात करता है कि जो उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत करना। तो भारत के संविधान में जब आप लोग इक्वालिटी को ढूंढने जाएंगे, भारत के संविधान में जब आप समानता को ढूंढने के लिए जाएंगे तो इतने प्रकार की समानता देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं आर्टिकल 14 पे बात करता हूं, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समता, कानून की समता की बात कर रहा है। मतलब क्या है, देखो हमने बहुत लंबे समय तक राजाओं के शासन को देखा है और राजाओं के जो कानून होते थे वो अलग अलग तरीके के होते थे। जो अपर क्लास है उसका अलग कानून है और लोअर क्लास का कानून अलग होता था। तो हमने एक समानता लेके आए कि सब लोग समान होंगे, संविधान सबको एक ही तरीके से देखेगा, चाहे भले वो भारत के राष्ट्रपति हो या एक सबसे निचली पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति हो। अगर किसी ने अपराध किया है तो सजा देने की प्रक्रिया एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति साहब को हम अवार्ड देंगे किसी की हत्या करने के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को फांसी की सजा दे देंगे। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने बोला कि भले वो कोई भी क्यों ना हो,
वो महाभारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपने अपराध किया है, अगर आपने क्राइम किया है, तो सबको एक ही तरीके से सजा दी जाएगी। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ को लेके आता है। तो भारत के संविधान में समानता अधिकार मौलिक अधिकार में दी गई है पार्ट 3 में, और इसमें सबसे पहले हमने लीगल कानूनी समानता की बात की है। प्रोविजन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है आर्टिकल 15 में। देखो, हमारे समाज में ना बहुत सारे भेदभाव हैं। जैसे एक है धर्म को लेकर, धर्म, धर्म के साथ में मूल वंश है ना, धर्म, मूल वंश, लिंग, लिंग, जाति, जाति, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हम लोग बहुत दिक्कत करते हैं। जैसे भाई आपका रिलीजन क्या है, आप किस रिलीजन से हैं, आपकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आप किससे संबंधित हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, इन सब को लेकर बहुत सारे भेदभाव होते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा वह किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इनको दूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले कुएं बावड़ी आपने देखे होंगे, प्राचीन काल पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी। जैसे अगर उसमें कोई एक अपर क्लास का वर्ग पानी भर रहा है तो कुछ लोग पानी भरने नहीं जा सकते थे। आज भी हम मंदिरों का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ लोगों को मंदिर जाने का अधिकार ही नहीं है। तो ये तो एक असमानता हुआ ना, ये तो एक इनइक्वालिटी हुई। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी एक छोटी सी व्यवस्था को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, वो है इक्वालिटी। जबकि हम सब इंसान हैं, हम सब समान हैं, एक जैसे ही हैं। तो इसीलिए हमें आर्टिकल 15 में कुछ इस आधारों पर जो भेदभाव होते हैं, चाहे मंदिर हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए शादी होती है, हम शादियों में बहुत सारे लोगों को आने से मना करते हैं, नहीं कर सकते, वो एक इनइक्वालिटी है, वो एक असमानता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरीके की सामाजिक असमानता होगी उसको दूर करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। आर्टिकल 16 में लिखा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार के सबके पास समान अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विशेष वर्ग ही जॉब करेगा, कि जो आईएएस है उसका बेटा ही आईएएस बनेगा, जो डॉक्टर है उसका ही बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं। कोई भी बच्चा बन सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, वो किसी भी ग्रुप से हो सकता है। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब समान है और एक ही अवसर हम सबको देना है, सबको बराबर स्थिति में लाके खड़ा करना है, ताकि कोई ऊंचा नीचा ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो। आर्टिकल 17 चर्चा करता है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। एक शब्द है जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक। हम लोग ना बहुत भेदभाव करते थे लोगों में, जैसे जाति के आधार पर, चाहे वो कास्ट हो, वो ग्रुप हो, वो उसका नेम हो, ठीक है, वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर हो। हम लोगों को ना टॉन्ट बहुत मारते हैं, ये अनटचेबिलिटी, कि मैं इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं इसके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरे घर नहीं आ सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये अनटचेबिलिटी है। इसको समाप्त किया गया है, वही अस्पृश्यता को समाप्त करना है, क्योंकि हम एक कानून के देश में रहते हैं। हम किसी किसी एक राजा के देश में नहीं रहते। हम कहाँ रहते हैं? जहाँ कानून का शासन है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ का पहला सिद्धांत है इक्वालिटी, सबके साथ समानता। तो हमने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। आई होप कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो इक्वालिटी क्या है, हमने यहाँ पर लर्न करने की कोशिश की है कि व्हाट इज इक्वालिटी। ठीक है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इक्वालिटी, जिसे आप लोग कहते हैं समानता। आप इस समानता को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, चलिए फिर है हेल्थ एंड गवर्नमेंट, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखो, जब तक डेमोक्रेसी नहीं थी तो हेल्थ एक पर्सनल मैटर हुआ करता था। राजाओं को क्या मतलब, भाई तुम जियो या मरो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो राजवैद्य हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े वैदाचार्य हैं जो हमारी हेल्थ का ख्याल रख लेंगे, हमें जिंदा रखेंगे, हमें अच्छा बनाए रखेंगे। लेकिन जनता, तुम कौन होते हो भाई, हमें तुमसे क्या मतलब है। लेकिन अब तो डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, कल्याण के लिए कार्य करे। एक शब्द आया है यहाँ पर, सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है ना? एक शब्द है आपके पास, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट।
ठीक है। सरकार, सरकार बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोगों का समूह होती है जो शासन कर रही होती है जनता को उसके द्वारा दी गई शक्तियों के माध्यम से। अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज रूलिंग पीपल अंडर दी पावर ऑफ पब्लिक, जनता की शक्तियों के माध्यम से ही उनको क्या कर रही होती है, रूल कर रही होती है सरकार। ठीक है। सरकार, सरकार के प्रकार कई तरीके हो सकते हैं, हमें इन पर चर्चा नहीं करनी। फिर एक लोक कल्याण, एक वर्ड है, एक वर्ड है पब्लिक, एक शब्द यहां पर आया बेटा पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। लोक कल्याण, लोक कल्याण का मतलब क्या होता है, समाज के सभी वर्गों की उन्नति के लिए प्रयास करना, ये लोक कल्याण है। जैसे आप लोग अगर डीपीएसपी को देखेंगे, भारत के संविधान में एक पार्ट 4 है डीपीएसपी। इस डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन करना, और वेलफेयर स्टेट ये कहता है कि सभी लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना जो उनके पास नहीं है। जैसे अगर आप लोग आर्टिकल 39 में एक कैपिटल ए को पढ़ेंगे, कैपिटल ए, यहां पर दिया गया है फ्री फ्री लीगल लीगल एड, एड निःशुल्क विधिक सहायता, कौन देगा, राज्य देगा। जैसे आप लोग आर्टिकल 39 के कैपिट स्मॉल डी को पढ़ेंगे, यहां पर दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। 43 में, 47 में हेल्थ की बात की गई है, 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो पब्लिक वेलफेयर का सीधा सा मतलब होता है कि जन कल्याणकारी कार्य करना या जन हितैषी कार्य करना, जो डीपीएसपी में सरकार के लिए गाइडलाइन यहाँ पर बताई गई है। ठीक है भाई। चलिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर हमारा शरीर सही दिखाई दे रहा है, अगर हमारी जो बॉडी है ये बॉडी आपको सही दिखाई दे रही है तो हम स्वस्थ हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी बॉडी सही है, अगर आपका शरीर सही है तो आप इसको स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वास्थ्य का संबंध निरोगी तन और निरोगी मन से है। हम अपने आप को हेल्दी जब कह सकते हैं जब हमारा बॉडी भी फिट हो और हमारा माइंड भी फिट हो। आज के टाइम पर स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड, ये इतनी सारी दिक्कतें हैं कि हम लोग कह ही नहीं सकते कि कौन स्वस्थ है कौन नहीं है। पर उसके दो ही रास्ते हैं, एक है योग और दूसरा है आपके पास चिकित्सा। तो जो लोग योग नहीं कर पाते वो चिकित्सा की तरफ जाते हैं, जो लोग योग कर पाते हैं उनको चिकित्सा की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो स्वस्थ का मतलब आपके पास क्या होता है बेटा, समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि हमको लगता है, ठीक है, तो लोक कल्याणी कार्य है, लोक कल्याणकारी कार्य है, पब्लिक वेलफेयर। इसमें सरकार को क्या क्या ध्यान रखना होता है बच्चा। सरकार सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट क्या करती है, सबको शिक्षित बनाती है कि भैया लो एजुकेशन ले लो, एजुकेशन लो भाई सबको। फिर सबकी हेल्थ का ख्याल रखती है, सबको यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। ये सब कुछ आपके पास आ जाते हैं किसमें, पब्लिक वेलफेयर में। ठीक है भाई। चलो, स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब आपके पास क्या होता है बेटा, जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब कभी भी शरीर से नहीं होता है ना। जो स्वास्थ्य होता है ना, जो हेल्थ होती है, इसका मतलब दोनों चीजों से होता है कि आपका जो शरीर है, शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी भी फिट होना चाहिए, और इसी के साथ में हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, ये भी आपके पास कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, अपने उपयुक्त कोलाज से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जुड़कर देखा जाता है। प्राय ध्यान नहीं देते कि बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आपके पास आती हैं। समझिए, देखो हमारे लिए क्या क्या चाहिए। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें क्लीन क्लीन एनवायरमेंट का होना जरूरी है, स्वस्थ पर्यावरण का होना जरूरी है। आप कितने भी फिट हो, कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, अगर पर्यावरण आपके पास प्रदूषित है तो फिर आप अपने आप को कैसे स्वस्थ कह सकते हैं। हमें हमें प्योर 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 वाटर चाहिए, हमें शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, हमको प्योर प्योर एयर मिलना चाहिए, हमको शुद्ध हवा मिलना चाहिए, और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें न्यूट्रिएंट फूड मिलना चाहिए। आप ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है ना, न्यूट्रिएंट फूड आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट फूड आपके यहाँ पर मिलना चाहिए, और एक एक गुड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक अच्छा वातावरण यहाँ पर मिलना चाहिए, हेल्दी हेल्दी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट
ठीक है, एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है भाई, समझो, स्वास्थ्य का संबंध सिर्फ बीमारी और चोट से नहीं है। अगर आप फिट हैं, इसका मतलब आप लोग हेल्दी नहीं हैं, या फिजिकल, मेंटल, और उसके साथ में इतनी सारी चीजें चाहिए कि हमारा अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं स्वस्थ हूं। तो पर्यावरण कैसा होना चाहिए बेटा? पर्यावरण हमारा स्वच्छ होना चाहिए। हमें शुद्ध क्या मिलना चाहिए बच्चा? शुद्ध जल। अगर हमारे पानी में गंदगी है तो मैं कितना भी फिट दिखूं, बीमार पड़ जाऊंगा। शुद्ध हवा चाहिए। अगर हवा आपके पास विषैली है तो कैसे फिट रह सकते हैं? हमें पौष्टिक आहार चाहिए। जब तक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, आप अपने आप को कैसे फिट बता सकते हैं? और एक अच्छा वातावरण हमको मिलना चाहिए। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत ये बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे आप लोग हेल्थ वाले टॉपिक को पढ़ते हैं ना, आपने एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब कुछ पढ़े होंगे, आयुष पढ़ते हैं ना। जबकि आप ये चीजें भूल जाते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ वही नहीं है, मेडिसिन नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिट बॉडी नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अच्छा माइंड नहीं है। ये बहुत सारी चीजें स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं, हेल्थ के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। सरकार बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं जो हेल्थ सर्विसेज हैं, इन हेल्थ सर्विसेज की, तो जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपके पास पब्लिक, सार्वजनिक, और एक आपके पास होती है कौन सी? प्राइवेट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि हेल्थ सर्विसेज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं कि दो, एक होते हैं पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। देखिए, जो हमारे पास क्योर के टाइप होते हैं ना, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जो मेडिसिन है ये अलग अलग तरीके हो सकती हैं। एलोपैथी हो सकती है, आयुर्वेद हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है, यूनानी हो सकता है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पर लोगों तक जो जन सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं, उनको पहुंचाने के दो ही तरीके होते हैं। एक होती हैं सार्वजनिक सेवाएं जिनको सरकार ऑपरेट कर रही होती है, एक होती हैं प्राइवेट सेवाएं, निजी सेवाएं आपको देखने को मिलती हैं, राइट। जो पब्लिक सर्विसेज हैं, आप इनको डिवाइड कर देते हैं तीन तरीके से: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पर। ये अलग अलग इनकी कैटेगरी आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार बताइए। मान लीजिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी जनता तक पहुंच कैसे होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आप बताएंगे स्वास्थ्य सेवाओं से तात्पर्य होता है कि जनता को जो स्वास्थ्य से रिलेटेड मदद प्रोवाइड कराने वाली सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है पब्लिक, एक आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी? प्राइवेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, सार्वजनिक, और एक आपको दिखाई देगी कौन सी? निजी। ठीक है भाई, अब एक टॉपिक है कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। हाँ, ये एक बढ़िया टॉपिक है, ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जनरली हमारे पास जो टैक्स, कर, इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन कर कर एक अधिभार होता है। कर एक अधिभार होता है, अधिभार। ठीक है, याद रखिएगा, अधिभार होता है। कर एक एडिशनल वैल्यू होती है। एडिशनल वैल्यू होती है, यह एक अधिभार होता है जो किसी भी चीज पे लग सकता है। जैसे आपने दो चीजें देखी होंगी बहुत फेमस, एक आपने सुना होगा इनकम, इनकम टैक्स, और एक आपने सुना होगा सर्विस टैक्स। ये दो बहुत कॉमन है, सर्विस टैक्स, आयकर और एक है आपके पास सेवा कर। तो कर क्या है, पहले आप इसको समझिए। जैसे आप जो भी अर्न करते हैं, आप जो भी अर्न करते हैं, उस पर सरकार के द्वारा एक शुल्क लिया जाता है ना। एक चार्ज आपके सरकार के द्वारा लिया जाता है। एक चार्ज सरकार लेती है। सरकार आपसे क्या लेती है? एक शुल्क लेती है, एक चार्ज लेती है, चार्ज। आप इसको क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, जिस पे लगते हैं वही देता है। जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, मैंने पैसा कमाया, मेरे ऊपर लगा, इट्स डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब लगाए किसी और पे जाते हैं और इनका पैसा कोई और देता है। सर्विस टैक्स, जैसे होटल मालिक है, सेवा वो कर रहा है, सेवा वो दे रहा है, पैसा उससे वो अर्न कर रहा है, लेकिन टैक्स हमसे लेगा। आप कहीं भी जाएंगे, एक जीएसटी आपने देखा होगा ना, आजकल जीएसटी बहुत चल रहा है भारत में, हमेशा आपको इसका विरोध देखने को मिलेगा। महंगाई क्यों हो गई? क्योंकि जीएसटी है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये कैसा है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कर एक शुल्क है, एक चार्ज है सरकार आप पे लगाती है किसी भी सेवाओं देने के बदले। लोग कहते हैं टैक्स क्यों दें भाई, मैं क्यों दूं, मुझे नहीं देना है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि भैया आपको क्यों पैसा देना है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो सरकार किस में यूज करती है? वेलफेयर में यूज करती है, जैसे सिक्योरिटी, जैसे पुलिस सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, नेशनल हाईवेज, ये सारी चीजें होती हैं और इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कुछ विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेनिंग, स्किल ट्रैवलिंग, ये बहुत सारी चीज़ सरकार आपको दे रही होती है। बाढ़, सुनामी, भूकंप, इनसे आपकी रक्षा करती है। तो हमको सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, आपसे कोई पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि सरकार को टैक्स देने के लिए हमारे पास टैक्स इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार हमारी क्या करती है? सेवा करती है। क्या करती है सरकार बेटा, क्या करती है? आप कोई पूछेंगे सर जनता तो कुछ, सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। देखो भाई, देखो, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज हैं जिसमें सिक्योरिटी, पुलिस, ठीक है, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर सरकार के द्वारा कुछ डेवलपमेंट वर्क किए जाते हैं, विकास के कार्य किए जाते हैं, जिसमें हम नेशनल हाईवेज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनको ऐड कर सकते हैं। सरकार फिर पब्लिक वेलफेयर करती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसीलिए हमें सरकार को टैक्स देना चाहिए, सरकार को पैसा देना चाहिए। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इन हेल्थ फैसिलिटीज़ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास होती है पब्लिक, एक होती है आपके पास प्राइवेट। देखो, पब्लिक सरकार मैनेज कर रही है, प्राइवेट कई तरीके की हैं। जैसे हर कोई अपने क्लिनिक चला रहा है, सबके अपने हॉस्पिटल हैं। आप अगर देखेंगे भारत के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे प्राइवेट हैं। इसी के साथ में लगभग क्लिनिक है, हमको अच्छे खासे क्लिनिक सेंटर भी देखने को मिल जाएंगे। और फिर छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। एक आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में RMP आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं, रजिस्टर्ड मेडिसिन, आप लोग कह सकते हैं कि जो व्यवसायी है ये, ठीक है। तो ये हेल्थ फैसिलिटी को बेटा आप लोग दो तरीके से ही समझ सकते हैं कि एक होते हैं आपके पास निजी, एक होते हैं आपके पास कौन सी? पर्सनल, ठीक है। देखो, हेल्थ सर्विस दो तरीके की है। एक है आपके पास गवर्नमेंट, सरकारी, और सरकारी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? पब्लिक के नाम से, पब्लिक। और एक है आपके पास निजी, और जो निजी हैं आप इनको जानते हैं व्यक्तिगत या प्राइवेट। जो सरकारी है ना बेटा, सरकारी, इसमें सरकार काफ़ी सारी स्कीम चलाती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि 2018 में जो हमारी NDA सरकार है, इस NDA सरकार के द्वारा एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया गया सभी लोगों को, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा होगा कि सरकार के द्वारा NRHM मिशन चलाया जाता है ना, नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन की हम लोग बात करें, ठीक है। इसी तरीके से NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, हमने देखा हुआ है। सरकार यहाँ पे न्यूट्रिशन मिशन चलाती है, न्यूट्रिशन मिशन आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो मध्य प्रदेश सरकार है, ये भी काफ़ी सारे जो प्रोग्राम को चला रही है। जैसे अगर हम लोग बात करें, माल न्यूट्रिशन को फ्री करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही होती है। माल न्यूट्रिशन हम लोग बहुत बड़ी जो डिजीज़ होती है, लाइक जैसे आप लोग कह सकते हैं कि कैंसर, सरकार इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। जैसे एड्स है ना, इनके लिए सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। तो सरकार आपको सुविधाएं भी प्रोवाइड कराती है और सरकार आपके लिए स्कीम भी चलाती है, दोनों चीज़ें सरकार करती है। निजी क्षेत्र में ये इनका स्वयं का होता है, तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम कम करते हैं, ये एक व्यवसाय के तौर पर काम करते हैं, पर ये भी कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि अगर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सरकार ने इनसे बोला कि आपको भी लोगों का जो इलाज है ये फ्री में करना पड़ेगा। हालांकि पैसा सरकार ने इनको दिया, पर फिर भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कराया गया। तो दो तरीके की हेल्थ फैसिलिटी आपके पास, एक निजी है, एक प्राइवेट, ठीक है भाई। चलिए, केरल में एक एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखा गया है कि एक्सपीरियंस और केरल बताया गया है कि केरल सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे 1996 में। 1996 का केरल के एक्सपीरियंस है कि पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया।
इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं का योजनाबद्ध और उनकी पूर्ति कर सकी थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों को काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया। इन कार्यों से स्थिति में सुधार आया। अब देखो, समझो भाई, ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि 1996 में केरला सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। 1996 में क्या किया इन्होंने? ये जो टोटल बजट होता है, इस टोटल बजट का 40%, 40% जो पैसा है ना, ये पंचायत को दे दिया गया। अब सारे बच्चे पंचायत से परिचित हैं, अभी नहीं है तो आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट जो एनसीईआरटी उसमें बेसिक पढ़ा था कि पंचायत क्या होती है। इन्होंने पंचायत को दिया और पंचायत से बोला कि भाई जो रूरल लेवल है, इस रूरल एरिया में आप इस रूरल एरिया में काम कीजिए, क्योंकि रूरल एरिया में काम करने वाली जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है वो पंचायत है। आप बेसिक चीज़ों पे काम कीजिए कि कैसे हम हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे एजुकेशन को है बेहतर बना सकते हैं, जो विमेन की कंडीशन है इसको कैसे सही कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट को कैसे ला सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर आपके पास हो गया। ये बेसिक फैसिलिटी पे फोकस किया गया। जब पंचायतों को पैसा दे दिया गया, बाद में इनका एक सर्वेक्षण किया गया, बाद में इनका इंस्पेक्शन किया गया, तो देखा कि गांव की स्थितियों में सुधार हुआ। हालांकि कुछ समस्याएं फिर भी आपके पास बनी रही। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हर एक काम को करने की जगह क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप करो, बाद में इसकी इंक्वायरी करे। स्टेट गवर्नमेंट खुद करने की जगह जो लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और बाद में इंक्वायरी करे, तो इससे हम बेहतर डेवलपमेंट लेके यहाँ पर आ सकते हैं। तो केरल के एक एक्सपीरियंस है, सरकार इससे सीख सकती है। कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्सों को हमको यहाँ पर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सार्वजनिक होता है, एक पद है सार्वजनिक, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक, है ना, पब्लिक। पब्लिक तो क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है ना। एनी सर्विस एंड वर्क विच इज अवेलेबल फॉर ऑल, विच इज अवेलेबल फॉर ऑल, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, मेनली ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट। एनी सर्विस, एनी वर्क विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक वर्क। जो सरकार करती है लोगों के लिए, हम उसको पब्लिक कहते हैं, हम उसको सरकारी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें स्कूल आता है, अस्पताल आते हैं, टेलीफोन सेवाएं आती हैं। इन लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। एक होता है निजी, प्राइवेट। तो आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए किया जाता है। देखो, जो पब्लिक होता है ना, पब्लिक, इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर, 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 राइट। और जो प्राइवेट होता है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। कोई कुछ भी बोले कि भैया हम आपकी सेवा कर रहे हैं, नहीं, यहाँ सेवा करने के पीछे एक कारण है, वो है प्रॉफिट। भाई सब अपने लाभ के लिए यहाँ पर काम करेंगे। चिकित्सा पर्यटक, ठीक है, मैं चिकित्सा पर्यटक आप इनको कह सकते हैं कि मेडिसिन टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट। ये वो विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। संचरण बीमारियां, एक बढ़िया शब्द है। डिजीज आपके पास आया बेटा, समझिएगा। डिजीज की हम लोग बात करते हैं, डिजीज शब्द से आपको परिचित होना चाहिए। बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, बीमारी दो तरीके की होती है बच्चा। जब भी हम लोग डिजीज की बात करेंगे तो डिजीज आपको दो तरीके की देखने को मिलेंगी। एक रहेंगी कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कौन सी रहेंगी? कम्युनिकेबल, संचारी रोग। एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, गैर संचारी रोग। तो संचारी रोग का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनका आदान प्रदान आपको देखने को मिल जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल, इनका संचरण नहीं होता है ना, इनका संचारण नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो टीबी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन हमने देखा था कि कोविड आपके पास एक कम्युनिकेबल थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमें जो कोल्ड एंड कफ हो जाता है, ये कम्युनिकेबल है। इसके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें एड्स है, तो एड्स को अगर हम नॉर्मली तो कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे उनका यूज़ किया गया, आपने जो रेजर है वो यूज़ कर लिया या सिरिंज यूज़ कर ली या फिर हमने उनके साथ इंटरकोर्स किया, तो फिर हमको हो जाएगा। तो कम्युनिकेबल ऐसा नहीं, कम्युनिकेबल मतलब एक नॉर्मली किसी में ट्रांसफर होता है तो आप उसको कम्युनिकेबल कहते हैं, आप उसको संचारी कहते हैं। और जो लोगों में सामान्यता नहीं बढ़ता है, जैसे मेरे
मेरे हेडेक है तो हेडेक किसी दूसरे को दे सकता हूँ क्या? नहीं दूंगा। मेरे पैर में कोई दिक्कत है तो मैं दूसरे को दे पाऊंगा नहीं। तो कम्युनिकेबल का सीधा मतलब होता है कम्युनिकेट होना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत सरलता के साथ चले जाना, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है, संचारी रोग कहलाते हैं। और गैर संचारी ऐसे रोग होते हैं जो आसानी से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच पाते। ओपीडी है ना, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने। जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे ये वर्ड हमें बहुत देखने को मिलता है, विच इज योर ओपीडी। ओपीडी क्या होता है सर? ठीक है, देखो यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आज शायद आप इसका फुल फॉर्म समझ रहे होंगे। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वह रोगी विभाग है, वह रोगी विभाग है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में आते हैं। देखो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, इसमें जो पेशेंट एडमिट है ये नहीं, जो बाहर से आने वाला है पहले इनकी ओपीडी करानी पड़ेगी, जहाँ पे बहुत सिंपल से काम होते हैं, रजिस्ट्रेशन, नाम वगैरह ये सब कुछ आपके पास लिखा जाता है। नैतिक आचार, एथिकल, जो आपके पास आचार, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। ठीक है। जेनेरिक नाम, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, जेनेरिक नाम क्या होता है? ये 3 मार्कर के सारे सवाल हैं, ये 3 मार्कर है। दिस इज ऑल्सो 3 मार्कर, 3 मार्कर, सब कुछ 3 मार्कर। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल साइलिसिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो जेनेरिक मतलब इनके रासायनिक नाम के नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य शासन कैसे काम करता है आपको जानना बहुत जरूरी है कि भैया हम जिसकी बात कर रहे थे कि राज्य सरकार ये कैसे काम करती है, तो बेटा आप जानिए इसके बारे में कि अगर देखो बच्चे हम लोग सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट के स्तर की बात करते हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सरकार होती है ये सरकार 3 तरीके से होती है। इस सरकार की हम लोग बात करेंगे, ये 3 तरीके से है। जैसे एक आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, एक हमको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और एक हमारे पास होते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल स्थानीय सरकार। इनके सबके बीच में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो भारत के संविधान की एक 7th शेड्यूल्ड है, एक 7वीं अनुसूची है। इस 7वीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, जैसे एक है यूनियन लिस्ट, इसमें 100 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक है स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट, यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें 61 विषय हैं। और एक है आपके पास कंकरेंट लिस्ट, जिसमें आज के समय पर आपको 52 विषय देखने को मिल जाते हैं। तो इन सबके काम दिए गए, जैसे भारत सरकार, भारत की सुरक्षा है, संचार है, आर्मी है, विदेश सेवाएं हैं, जनगणना है, ये सारी चीजें कौन देखती है? भारत सरकार है। कानून बनाना है, सब कौन देखती है? भारत सरकार देखती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसे कृषि हुआ, कृषि, स्थानीय कर, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, हाट बाजार, ये सारी चीजें कौन देखती है? राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें देखती है। तो इनमें राज्य सरकार कैसे काम करती है? राज्य सरकार के साथ सिंपल सी कहानी है दोस्त, कि यहाँ पर इनका एक अपना लेजिस्लेचर होता है और इनके अपने गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो सरकार की अगर हम लोग बात करें बच्चा, सरकार आपको देखने को मिलेंगे 3 तरीके की, एक केंद्रीय सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक आपके पास स्थानीय सरकार है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें राज्य सरकार के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट में जब भी आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? एक है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, तो बेटा लेजिस्लेचर है ना, आप इसको बोलते हैं विधानमंडल। जो जैसे देश के लिए संसद है वैसे राज्यों के लिए विधानमंडल होता है। इस विधानमंडल में हमको 2-3 चीजें देखने को मिलती है। क्या मिलेगा? एक मिलेगी असेंबली, असेंबली को हिंदी में आप लोग बोलते हैं विधानसभा। एक आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी काउंसिल, विच इज नॉन एज परिषद, और एक आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा गवर्नर, गवर्नर। ठीक है। तो असेंबली कहीं पर एक हाउस होता है, कहीं पर आपके पास दोनों हाउस होते हैं। तो एक सदनात्मक, 2 सदनात्मक हो सकता है। जैसे आपके एमपी में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पर आपको काउंसिल देखने को नहीं मिलेगी। काउंसिल हर राज्य में नहीं है। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें जाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप इनको बोलते हैं, कॉमनली नॉन एज विधायक। और इनमें एक आपके पास होता है सीएम, जैसे आप लोग बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ये सारे के सारे क्या होते हैं? यहाँ पर इनका इलेक्शन होता है एक विधायक के तौर पर, फिर उनमें से एक को हम लोग सीएम बनाते हैं। गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और ये अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हम लोग बात करते हैं, इनके इलेक्शन होते हैं और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है।
प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर यहाँ पर चुन के आते हैं। तो राज्य में एक हमको विधानमंडल देखने को मिलेगा, लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, असेंबली देखने को मिलेगी, यहाँ पे सरकार बैठती है। काउंसिल सिर्फ भारत में 6 राज्यों में भी आपको देखने को मिलती है, एमपी में नहीं है। एक सदनात्मक विधानमंडल है और इसमें सीएम आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो राज्य सरकार, इस राज्य सरकार में क्या आएगा। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो इसके हेड होते हैं वो डीएम होते हैं, जो आईएएस सर्विस से सेलेक्ट होकर आते हैं और वही लगभग सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देख रहे होते हैं। लोकल सरकार भी अपना काम करती है, पर डीएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम लोग पॉलिटिकल सिनारियों की बात करते हैं तब। तो राज्य सरकार के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहले एक सदस्य आपके पास यहाँ पर है कि व्हाट इज मेंबर। विधायक कौन होता है? तो बच्चा विधायक को डिफाइन किया गया है कि विधायक, या जिसे हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। विधायक क्या एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से आप लोग जानते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये हमारे जन प्रतिनिधि होते हैं, इनको हम लोग चुनकर भेजते हैं। जैसे राज्य में केंद्र स्तर पर होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद आप इनको बोलते हैं, ये भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर कुछ टर्म्सोलॉजी दी गई है। आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। भाई ये क्या होता है? आम सभा क्या होती है? विच इज योर जनरल असेंबली, है ना। एक शब्द आपके पास यहाँ पर दिया गया है, विच इज योर जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या होता है? आम सभा। देखो जब एक इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जब कोई भी आपके पास, चाहे वो संसद हो या पार्लियामेंट हो, कोई भी अपने पूरे 5 साल को कंप्लीट करता है, 5 ईयर का जो टेन्योर कंप्लीट करने के बाद जब न्यू असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है, इट्स कॉल्ड जनरल असेंबली। न्यू असेंबली को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट्स कॉल्ड आपके पास जनरल असेंबली। जैसे मान लो 2018 में चुनाव हो गए, अब 23 में फिर चुनाव होंगे और 24 में जो हमारी असेंबली ऑर्गेनाइज की जाएगी वो एक जनरल असेंबली कहलाएगी, एक आम सभा कहलाएगी, और वो चुनाव आपके पास आम चुनाव यहाँ पर कहलाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा शब्द है भारत के राज्य, स्टेट। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत के राज्य का मतलब क्या है? तो जो स्टेट है, स्टेट ये आपके पास वही है जो फर्स्ट शेड्यूल्ड में जिनके बारे में दिया गया है। भारत के संविधान की जो पहली शेड्यूल्ड है, इस शेड्यूल में बोला गया है कि हमारे पास 28 राज्य हैं व 8 यूटी हैं। तो ये वही राज्य हैं जो स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था को चला रहे होते हैं। फिर होता है निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्शन एरिया, है ना। इलेक्शन एरिया की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इलेक्शन एरिया का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि एक निश्चित आबादी के ही आप लीडर हैं, इतने ही लोग आपके यहाँ पे चुनेंगे, तो वो आपके पास इलेक्शन एरिया होता है। फिर दिया गया है बहुमत, मेजोरिटी। तो मेजोरिटी बेटा सबकी अलग अलग होती है। मेजोरिटी का मतलब होता है कि एक स्पेशल नंबर, है ना, एक स्पेशल नंबर। ये सामान्यतः मेजोरिटी आपको देखने को मिलती है 50% प्लस 1, 50% 1। अब ये स्पेशल हो सकती है, दो चीजें होती हैं, एक होती है सिंपल, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। फिर होता है सत्तारूढ़ दल। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं रूलिंग पार्टी। एक वर्ड आपने सुना होगा, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है वह पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली हुई है। जैसे केंद्र में बीजेपी सरकार क्या है? रूलिंग पार्टी है, जो शासन कर रहे हैं, जिनको लोगों ने मेजोरिटी दी है, जिनको लोगों ने बहुमत दिया है। एक होता है आपके पास अपोजिशन। तो अपोजिशन का मतलब आपके पास होता है विपक्ष। वैसे विपक्ष में एक पार्टी आती है, लेकिन अभी भारत में लगभग सारी पार्टियां विपक्ष में, तो वो लोग होते हैं जिनको बहुमत नहीं मिला है, जो अभी सत्ता में नहीं है। ये लोग किस में होते हैं बेटा? ये सत्ता में होते हैं, ये इनको जनता ने दिया है और ये सत्ता में नहीं है, है ना। ये सत्ता में नहीं है। ये कुछ शब्दावली है बेटा, ये 3 मार्कर की हैं, मेंस में बहुत आपके पास आती हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ शब्दों के संकलन है, कुछ शब्द संकलन है, कुछ टर्मोलॉजी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये आपके पास वही है। निर्वाचन क्षेत्र है, विच इज योर इलेक्शन एरिया। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत या वार्ड वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य चुनता है। बहुमत, मेजोरिटी, इसका आशा इस ऐसी स्थिति से जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों, तो इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है, ठीक है। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकार के निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया एक ऐसी संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उसे अपनी अपेक्षा की जाती है कि मीडिया के माध्यम से इसके बारे में जनसमूह को बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए
चाइल्ड ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ। अब देखो चाइल्ड ग्रोथ में इस टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास नहीं थी कि भाई बच्चों की ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं भाई। देखो अगर हम लोग बात करें चाइल्ड ग्रोथ को लेकर, तो हमें जब बच्चे आपके पास बड़े हो रहे हैं, है ना, जब बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए ना हमें एक, आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, एक सकारात्मक माहौल प्रोवाइड कराना चाहिए। हम बच्चों को बचपन से इक्वालिटी सिखाएं कि भाई जो समता होती है क्या होती है। हम बच्चों को बचपन से मॉरलिटी सिखाएं, हम बच्चों को बचपन से ह्यूमैनिटी सिखाएं, ठीक है, हम इनको इनके राइट्स के बारे में बताएं, हम इनको एजुकेशन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। जनरली हमारी सोसाइटी में जो बच्चों की ग्रोथ होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में होती है। जैसे बच्चियों के साथ उतना अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है जितना बच्चों के साथ किया जाता है। मतलब जो लड़की है उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जो सामान्यतः लड़के के लिए दी जाती, जो कि गलत है, जो अमानवीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के लिए हमें वैसा माहौल प्रोवाइड कराना चाहिए जिसमें सब अपना विकास कर सके, सब अपने आप को बेहतर बना सके, चाहे वो लड़का हो या आपके पास लड़की हो। तो ये सारी जो नीडेड चीज़ें हैं आप उनको प्रोवाइड कराइए, एजुकेटेड यहाँ पे बनाइए। यहाँ पर एक शब्द है बेटा, अस्मिता, पहचान, आइडेंटिटी। एक वर्ड है अस्मिता, जैसे आप लोग कहते हैं पहचान या आइडेंटिटी। यह एक प्रकार के स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन, संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है। तो इट्स योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, इट्स योर ओन ओन वर्ल्ड वेयर, लाइक मैं एक लड़का हूँ, इसके साथ में एक टीचर हूँ, इसके साथ में एक लेखक हूँ। तो लड़का होना ये नेचुरल है, बट मैं टीचर हूँ या मैं राइटर हूँ या मैं एक गाइड हूँ, ये क्या है, ये मैंने पहचान बनाई हुई है। और ये पहचानें कब बनी, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जब मुझे अवसर मिले, तब जाके मैं बना पाया। तो सबकी अपनी एक पहचान होती है, उसको बनाने का मौका हमको यहाँ पर देना चाहिए। सेकंड वन है दोहरा बोझ, है ना, दोहरा बोझ। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दो गुना वजन सामान्यता, है ना, दो गुना वजन सामान्यता। आप इसको नहीं समझ पाएंगे, एज ए लड़के हम नहीं समझ सकते, लेकिन आजकल समझ सकते हैं कि हमें अपने आप को भी मैनेज करना है और हमें जिम्मेदारियों को भी लेकर चलना है। सामान्यतः दोहरा बोझ हम महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक महिला को अपने आप को भी बड़ा करना है और अपने सामाजिक जो बोझ है वो सामाजिक बोझ को भी लेकर चलना है। ये यहाँ नहीं जा सकती हैं, ऐसा नहीं कर सकती हैं, ये नहीं पहन सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, इनकी तो बस शादी करनी है, बेटियाँ तो जन्मी दूसरे घर के लिए। मतलब उनके ऊपर एक लड़की होना वैसे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर समाज का जो एक बर्डन है वो भी लेकर चलना पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको डबल बर्डन कह सकते हैं, डबल बर्डन। इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। तो दोहरा बोझ, या आप इसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन। एक्स्ट्रा बर्डन या डबल बर्डन ये किस पे होता है बच्चा, ये होता है विमेंस पर। उनको घर के हाउस होल्ड वर्क भी करना है और बाहर भी काम करना है। देखभाल, टेक केयर करना, टेक केयर, देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। सारे कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी शामिल होते हैं। देखभाल करना, टेक केयर करना, जैसे पहले बच्चे बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, दादा दादी नाना नानी बच्चों को कब बड़ा कर देते थे, लेकिन आज के समय पर बच्चों को बड़ा करना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। अब बच्चों की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, न्यूक्लियर सेटअप है आज के टाइम पर। अच्छा लगता है कि हम तो एक न्यूक्लियर फैमिली है। भाई दादा दादी नाना नानियों ने बच्चों को बड़ा करके कब बड़ा कर देते थे पता ही नहीं चलता था। आजकल पता चल जाता है बच्चों को कैसे बड़ा करना है। तो टेक केयर में एक इमोशनल आपके पास एस्पेक्ट भी होता है। अविमूल्यत, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तो स्वयं को अविमूल्यत महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, देखो अविमूल्यत मतलब क्या होता है, डीवैल्यूएट फील करना, डीवैल्यूएट फील करना या डीवैल्यूएशन लग रहा है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। एक होता है एवैल्यूएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन। जब आप बेहतर चीज़ें कर रहे हैं तो आप बस बोल रहे हैं बहुत इंक्रीजमेंट हो रहा है चीज़ें, और नीचे जाना मतलब वो नहीं मिल पाना जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, हमारी उम्मीदों से चीज़ें कम होना। ठीक है भाई। रोल ऑफ वुमेन सोसाइटी में महिलाओं का योगदान, भैया इसको तो एक शब्द में एक चैप्टर में तो बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो महिलाओं का योगदान है इस समाज में, ठीक है, या इस सोसाइटी में, वो आप इसको ऐसे नहीं बता सकते हैं, है ना। जो योगदान है हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इनका बहुत योगदान है हर जगह। ये एक इमेज आपके सामने, एक पिक्टोग्राफिक इमेज आपके सामने है, जिसमें एक महिला का चित्र है और महिला के चित्र के साथ में एक पृथ्वी है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, इसको अपने हाथों में ले रखा है ना।
हमारा जो बचपन है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है जन्म से, उसमें भी महिलाओं का आपके पास एक योगदान होता है। जैसे कहते हैं भाई, जन्म के लिए पुरुष और महिला दोनों ही उतने ही जरूरी होते हैं, लेकिन पुरुष का सिर्फ काम क्या है कि वो सिर्फ हमें स्पर्म दे सकता है, लेकिन 9 महीने उस वजन को अपने अंदर रखना ये सिर्फ महिलाएं हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सृष्टि है और महिलाएं हैं, इन दोनों को, है ना, सृष्टि और महिलाओं दोनों को क्रिएटर बोला गया है, इनको निर्माता बोला गया, इनको सृजनकर्ता बोला गया है। तो महिलाओं के योगदान के बारे में बेटा आप लोग क्या लिखना चाहें, कुछ भी लिख सकते हैं। कहाँ है इनका योगदान? हर जगह है, हर जगह है। आप इनकी कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे राष्ट्र में, अगर हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं, हम अगर नेशन की बात करते हैं, तो आप बता सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। आप बोल सकते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी तो इनसे ही मिलकर बनती है। आप बोल सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल है, इस पॉलिटिक्स में, ठीक है। फिर हम लोग कह सकते हैं भैया जो गेम्स एंड स्पोर्ट हैं, इन गेम्स एंड स्पोर्ट में हर जगह महिलाओं की भागीदारी आज के टाइम पर हमको देखने को मिलती है। तो महिलाओं की भागीदारी तो एक बहुत बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह है, इस पर ज़्यादा लिखने की जरूरत आपके पास नहीं है। कम्युनिकेशन, संचार, अगला टॉपिक आपके पास बेटा क्या है? संचार है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं आपके पास एनसीईआरटी में। संचार क्या होता है? संचार होता है कि एक जगह बैठे हुए व्यक्ति दूसरे जगह बैठे हुए व्यक्ति से बिना किसी गतिविधि के यहाँ पे बात कर ले। मतलब देखो, पहले क्या होता था कि भाई मुझे किसी से बात करनी होती, तो पहले पुराने समय में आपने देखा होगा कि कबूतर जा 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 ऐसे वाले गाने आपने सुने होंगे, है ना, संदेश वो लेके जा, ऐसी चीज़ें सुनी हो। लेकिन आज के टाइम पर जैसे ये हमारा पूरा सेटअप है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है, ये क्या है? ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं आपको इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। पहले आपको मेरे पास पढ़ने आना होता था या मैं आपको पढ़ाने आता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि संचार के साधन बेहतर सुलझ चुके हैं। तो कम्युनिकेशन की बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए एक एक जगह होने के बाद। जैसे हम लोग बात करें, टेलीफोन आया, ठीक है, पहले आपको यहाँ पर टेलीफोन देखने को मिला, सॉरी टेली प्रिंटर आया। सबसे पहले हम लोग बात करें, टेली प्रिंटर आया, इससे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। फिर हम लोग बात करते हैं जो रेडियो है, ये रेडियो आ गया। फिर आपके पास टेलीफोन आ गया, टेलीफोन। फिर हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर का विकास हुआ। लेटर हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट आ गया, और जैसे ही इंटरनेट आया क्रांति आ गई। फिर हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, जिसने पूरी दुनिया आपके एक घर बना दिया। और आज के समय पर हम लोग एंड्रॉयड और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा दी गई है संचार की, ये पूरी दुनिया समाज को यहाँ पर बताया गया है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट यहाँ पर है। संचार को समझना क्या होते हैं, हम जो अपने, ठीक है भाई, चलिए, ये है टेलीप्रिंटर। 1940 में एक टाइपराइटर आ गया था। जो चीज़ें पहले हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से, अब उसको टाइपराइटर कर रहा है, और इसने पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव किया। पहले देखो 1940 से पहले, बिफोर 1940, जो समाचार पत्र होते थे ये हस्तलिखित होते थे। जो लोग मतलब लेखक होते थे वही संपादक होते थे, वही लिख रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे हमने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ा होगा, जिसमें गांधी हों, नेहरू हों, पटेल हों, कोई भी आपके पास रहे हों, इन लोगों ने क्या किया है, यही सब कुछ लिख रहे होते थे, लोगों को बता रहे होते थे। 1940 में जैसे ही टेलीप्रिंटर आया तो उसने पूरी दुनिया में जो टाइपिंग, उस टाइपिंग की दुनिया को बदल के रख दिया, ठीक है। फिर एक इमेज आपके सामने है, ये है टेलीवाइजर। टेलीवाइजर टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल बेयर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो टेलीवाइजर, जैसे आपसे पूछ सकता है कि भैया टेलीवाइजर क्या है? टेलीवाइजर इज इनिशियल फॉर्म ऑफ टेलीविजन। जो टेलीविजन है वो यहीं से आपके पास डेवलप हुआ है, और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है जॉन एल बियर्ड के द्वारा, जॉन एल बियर्ड के द्वारा, ठीक है भाई। चलो, स्थानीय संचार में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग हाट बाजार, पत्रकारिता, ये सारी चीज़ यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। एक है प्रकाशित, तो आप जानते हैं कि जो कोई भी आपके पास प्रिंट होता है वो प्रकाशित कहलाता है। सेंसरशिप, आप इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है, सेंसरशिप। इसके तात्पर्य सरकार की शक्ति अधिकार से, ये सरकार की शक्ति अधिकार से, जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। जैसे आपने सुना होगा मूवी सेंसरशिप ने इसको ए कैटेगरी दी है, A+ दी है, UA दी है, या चाइल्ड दी है। ये क्या है? ये सरकार की पावर है, हम किसको दिखा सकते हैं, क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वो आपके पास सेंसरशिप पावर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट, बाजार। बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमी की अगर एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के, तो उसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार अगर नहीं हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर बाजार नहीं हो तो उत्पादन नहीं होगा। आप समझो, बाजार क्या होते हैं? व्हाट इज मार्केट? मार्केट है क्या? तो आप बताएंगे
अ प्लेस वेयर डिमांड वेयर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, जो मांग है और पूर्ति है, इसकी चेन जिस जगह आपको देखने को मिल रही है, आप उसे मार्केट कहते हैं। लोग मांग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जब तक आपके पास मांग होगी तब तक हम लोग क्या करेंगे भाई, उत्पादन करेंगे। और जब तक उत्पादन हो रहा होगा तब तक हम लोग मांग कर रहे होंगे। तो मार्केट क्या है, एक जगह है जहाँ पे कुछ जिनको जरूरत होती है वो मांगने आते हैं, जो उत्पादक होते हैं तो वो उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो चीजें आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, गोल है एक एसडीजी गोल आपको देखने को मिलेगा बेटा, 12वां एसडीजी गोल है। एसडीजी हमने पहले भी चर्चा की थी आपसे, ये 12वां एसडीजी गोल है। ये आपको बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सतत विकास लक्ष्य 12। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है एस एस डी जी गोल 2.0, क्या था, हंगर फ्री वर्ल्ड। हमने क्या पढ़ा था बच्चा, हमने पढ़ा था हंगर हंगर फ्री फ्री वर्ल्ड, हंगर फ्री वर्ल्ड, भूख से फ्री करना है लोगों को। ये क्या है, 12 एस एस डी जी गोल कौन सा है, 12। ये क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा दोनों चीजों में, चाहे भले आप उत्पादक या आप यहाँ पे उपभोक्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आप प्रोड्यूसर हैं या आप कंजप्शन है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आप ऐसा उत्पादन भी नहीं कर सकते जो खराब हो, आप ऐसे उपभोक्ता भी नहीं बन सकते चीजों को मिसयूज करें। तो मार्केट में दो चीजें आती हैं, एक है उत्पादक, एक है कंजप्शन। जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम जो उसको खपत कर रहा है, जो उसको यूज कर रहा है, वो कंजप्शन होते हैं। और सबके अपने राइट होते हैं, उत्पादक के भी राइट हैं और कंज्यूमर के भी अपने राइट होते हैं। तो ये 12वां एसडीजी गोल है। साप्ताहिक मार्केट, वीकली मार्केट आप इनको कह सकते हैं, जो एक वीक में लगते हैं। मॉल, ये बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, थोक, ठीक है। और फिर बाजारों की श्रृंखला, ये सारी चीज़ सिंपल है। बाजार में एक कमीज, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है। एक प्रोडक्ट देखो, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक कमीज की बात की गई है, एक शर्ट की बात की गई है, आप समझिए कोई भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक प्रोडक्ट इसी पे चल रहा होता है, इसी पे चल रहा होता है प्रोडक्ट। क्या चाहिए भाई, सबसे पहले इसको चाहिए रॉ मटेरियल, सबसे पहले इसको क्या चाहिए बच्चा, रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल है हमको कहाँ से मिलता है बेटा, ये मिलता है प्राइमरी सेक्टर से। जो प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर से तो रॉ मटेरियल मिलेगा प्राइमरी सेक्टर से। हम लोग कह सकते हैं इसमें कौन आएगा बेटा, एग्रीकल्चर आएगा। इसमें कौन आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, फार्मर्स आएंगे, तो उनकी लाइफ जुड़ी हुई है। अब ये रॉ मटेरियल को हम ट्रेड के द्वारा पहुंचाएंगे कहाँ पर, इंडस्ट्री के पास। कहाँ पहुंचाएंगे, इंडस्ट्री, उद्योग के पास। जो सेकेंडरी है यहाँ ये बन जाएगा, और उसके बाद ये कहाँ आएगा, फिर आएगा आपके पास ये सर्विस सेक्टर के पास। तो एक प्रोडक्ट में आप तीन क्षेत्रों को समझ पा रहे हैं कि भाई जो रॉ मटेरियल दे रहा है, जो इसको रॉ मटेरियल दे रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग आपके पास सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है। और जो लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ से ये लोगों के पास पहुँच रहा है, ये आपके पास टर्सरी सेक्टर है। तो तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के नाम जानते हैं, सेकेंडरी उद्योग के नाम जानते हैं, टर्सरी सेवा के नाम से जानते हैं। ये तीनों एक प्रोडक्ट के द्वारा आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होते हैं। एक कमीज है, एक चित्र में बताया गया है भाई, एक चित्र में बताया गया है। आप इस चित्र को देखिए, देखो सबसे पहले है करनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, ठीक है। जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। फिर है कि जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठे बनाती हैं। तो एक पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आपके पास जो कमीज है, कमीज कैसे बनती है। ये प्रोडक्ट्स इन मार्केट के बारे में कुछ बातें आपके सामने हैं। अब है कि एसडीजी गोल, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उचित कार्य और आर्थिक समृद्धि। तो देखो हमने 2.0 के बारे में बात की, हमने 12 के बारे में बात की, अब आपके पास 8 आ गया है। तो तीन एसडीजी गोल तो आपको पता चल गए हैं। धीरे धीरे सारी एनसीईआरटी में सारे एसडीजी गोल आपके सामने आ जाएंगे। क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उचित कार्य और आर्थिक विकास आपको देखने को मिल सकता है। ये भारत का एक पॉलिटिकल मैप है, कभी हम लोग पॉलिटिकल मैप पर भी आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है भाई। देखो बच्चा, आई होप आपको कुछ कहानी समझ में आई होगी। एनसीईआरटी चल रही है, हमने ब्रीफ में सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई।